तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसे कि आप देख रहे हो अभी टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली चल रहा है क्योंकि अभी बहुत बैक टू बैक पेपर्स आने वाले हैं। तो एक टेस्ट सीरीज अभी क्या है बीपीएससी से रिलेटेड आ रहा है जिसमें बैक टू बैक 100 क्वेश्चन का एक वन डे टाइप पेपर का पूरा रहेगा, जिसमें हम लोग टेस्ट को मतलब एक तरीके से पूरा पैटर्न मतलब एनालाइज करके स्टूडेंट का पूरा मतलब क्या मतलब एक तरीके से होता है ना कि स्टूडेंट ये समझे कि हमको कहाँ पे क्या इशू आ सकता है, उसको पूरा एनालाइज करके उसको 100 क्वेश्चन को वन शॉट में एक वीडियो में डाला गया। और ये जो आपका टेस्ट सीरीज इसमें क्या है ना आपको करंट को मतलब एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करके यूपीएससी के टेस्ट बेस्ड पैटर्न पे इसको बनाया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है ना आपको यूपीएससी का पूरा एक तरीके से ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई भी चैप्टर जैसे मान लो पॉलिटी से रिलेटेड हो गया या करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी आपको लगे तो यहाँ पे क्या ना एक पूरा डिजाइन, एक कहते हैं ना कि मतलब पूरा जैसे एक होता है ना कि सब कुछ यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या है ना अपने को काम किया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिए, कोई भी चीज ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा आपको क्या है एक अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको कहना है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आपका ये सीरीज चले आ रहा है जो अभी तक टोटल मैंने 4 टेस्ट सीरीज अपलोड किए हैं, जिससे आप लोग का बहुत अच्छा रिव्यू मिला और ये मतलब मैं तहे दिल से उसमें स्वागत करता हूँ आप लोगों का। जिसने भी वहाँ पे प्यार दिखा, जो नहीं दिखा है उसके भी तहे दिल से स्वागत। मैं ये चाहूंगा आप एक बार इसको जरूर देखें और फिर आप ये एनालाइज करें कि आपको मतलब जो मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मतलब एक्सप्लेनेशन में कोई अगर इशू आ रहा है तो आप प्लीज वो चीज हमें कमेंट सेक्शन में एज वेल एज हमारा जो मेल है वहां पे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है ना आगे की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन पहला ही आपसे बोला इंडिया इंडिया फेडरल सिस्टम बेस्ड ऑन विच ऑफ द 1 मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मॉडल। तो देखो ये सब चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ये चीज पूरा याद होना चाहिए कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम का जो मतलब है वो किस कंट्री मॉडल पे है, कैनेडियन मॉडल पे है। तो कैनेडियन मॉडल एक तरीके से क्या नहीं, ये एक तरीके से फंडामेंटली डिफरेंट है किसके, अमेरिकन मॉडल से। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या भी कहा जाता है कि मतलब एक क्योंकि देखो अपने इंडिया का जो मतलब इंडियन जो फेडरेशन उसको जैसे मतलब कैनेडियन फेडरेशन से मतलब हम लोगों ने जैसे मतलब रिजेंबल किया। तो आपको याद है उसमें क्या ना हम लोगों ने सब कुछ देखा कि मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनियन भी हम लोगों ने देखा, कैनेडियन भी ये चीज हम लोग सेंट्रलाइज फॉर्म में भी हर एक काम को देखेंगे, मतलब सेंट्रल से रिलेटेड भी काम होना चाहिए। यूनियन मतलब यूनियन मतलब कह सकते हैं क्या जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का यहाँ पे योगदान रहे। फिर स्टेट को भी हम लोगों ने वहाँ पे मतलब एक तरीके कंसिडर किया, मतलब पावर एक तरीके से हम लोगों ने क्या बोला कि पावर क्या है, जैसे स्टेट और सेंटर में अगर कंपेयर करें तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटर के पास थोड़ा ज्यादा पावर, क्योंकि वो क्या करे पूरे एक देश को संभाला थे। इसीलिए हम लोगों ने पूरा एक तरीके से एनालाइज कर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मतलब पालन करता जो थे उनको कह सकते हैं उन्होंने पूरा एनालाइज किया, उस बेसिस पे इन्होंने इस चीज को फॉर्म किया। तो आपका आंसर क्या होगा 51, मतलब अगर क्वेश्चन आंसर पूछा जाए तो कनाडा। नंबर पे आप ये मत जाओ, नंबर आने वाले में हर एक में ये नंबर हटा दूंगा क्योंकि नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि क्या है ना बहुत ऐसा मैंने इसमें नंबर मिक्स वो हटा होगा क्योंकि कोई कोई दो दो तीन तीन बार वो क्वेश्चन क्या है ना आ चुका था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कुछ कुछ नंबर को वहां से डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको पूछ रहा है तो ये आपको पता हो। तो पहला क्या बोल रहा था, फेडरल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द कैनेडियन मॉडल। दूसरा बोला आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एंड एज एन यूनियन ऑफ स्टेट। थर्ड बोला फेडरलिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ नन ऑफ द अबव। देखो आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा था, पहला तो देखो बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आपने मेरा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे आपको लगा होगा कि हाँ वो बेनिफिशियल, अगर आपने उसको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ओवरव्यू के फॉर्म में लिया हुआ तो उसमें पहला ही आर्टिकल ये चीज बताता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्या है ना इन्फॉर्म मतलब बताया हुआ है। तो दूसरा भी यहाँ पे क्या है ना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं तीसरे पे। दूसरा अगर बिल्कुल सही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरा पे क्या है ना फेडरल सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ये चीज आपको याद हो, जो फेडरल सिस्टम एक तरीके से क्या ये है हमारे जो बेसिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। ठीक है ना, ये एक चीज आपको याद होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब केशवानंद भारती का जो 1973 के समय में जो एक केस आया था उसमें इन्होंने फेडरलिज्म को क्या किया था, एक तरीके से पार्ट बताया था कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये चीज याद है, तो आपको ये चीज क्या है ना माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए क्या है ना फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, ये दो तो सही था तो इसको हटा दो आप। ये आंसर क्या हो गया यहाँ पे से फेडरलिज्म एक पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या जो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स विच ऑफ द
फॉलोइंग इज एंड आर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग या इज एंड आर जो भी हो, द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, ड्यूअल पॉलिटी, कहाँ गया बे दादा तुम, ड्यूअल पॉलिटी, स्ट्रॉन्ग सेंटर, बाई केमिकल्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियल, ऑल इंडिया सर्विसेज। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें क्या है ना सही है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब इसमें से क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो आपको ये चीज फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये याद हो, ड्यूअल पॉलिटी तो होगा ही होगा, क्योंकि यूनियन सेंटर में और स्टेट में क्या है ना, स्टेट अपना अलग है और सेंटर में क्या है ना एक अलग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से सॉवरेन पावर से रिलेटेड यहाँ पे काम करा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश किया ड्यूअल पॉलिटी, जिसमें क्या है ना यूनियन स्टेट जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डील करता मैटर जो नेशन से रिलेटेड हो गया, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेनर में तो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड हो गया, या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो चीज़ वो इंपॉर्टेंट है वो तो क्या हो गया यूनियन देखता। फिर स्टेट पे आते हैं तो स्टेट क्या करता है, ऑन द अदर हैंड अपने लिए देखता है, जैसे रिलीजियस हो गया या लोकल मैटर हो गया, या कोई जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर हो गया, लोकल गवर्नमेंट का जो एक तरीके से होता है ना उससे रिलेटेड ये क्या करता था, मतलब ये कौन देखता है, तो स्टेट। तो क्या हो गया, पहला बिल्कुल सही है, स्टेट ड्यूअल पॉलिटी बिल्कुल सही है, पहला सही, तो मतलब ये गलत। स्ट्रॉन्ग सेंटर आपसे पूछ रहा, बिल्कुल सही है। एक मिनट समझना, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सेंटर में थोड़ा सा आपको क्या है ना सस्पेंस रखना है, अभी बताता हूँ। बाइकेमिकल है, ये भी आपको बाइकेमिकल होना भी चाहिए, पहले हम लोग क्या है ना अभी इंडिपेंडेंट बाइकेमिकल में होना ही चाहिए फिक्स है, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये मैंने आपको पहले भी जब मैंने अगर जो क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना हर एक जो जुडिशरी रिव्यू का एक तरीके से क्या है ना सिस्टम है। जैसे मान लो कि अपना जुडिशरी सिस्टम कैसे देखते हैं, मतलब एक तरह इंडिपेंडेंट है आपस में, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के नीचे क्या हो गया एक तरीके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या हो गया, क्रिमिनल अलग हो गया, या फिर जैसे जो नॉर्मल होता है सिविल अलग हो गया। तो ये क्या है एक तरीके से आपस में इंडिपेंडेंट है, ये नहीं है कि प्रॉब्लम कि हम ये क्या है ना ये चीज देखना मतलब एक तरीके से कोई किसी के बीच में टांग अड़ाएगा, यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब क्या है ना सब कुछ हर एक जो जुडिशियल सिस्टम आपस में क्या है ना इंडिपेंडेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये याद रख लो, कुछ कुछ ऐसे केसेस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होती है तो पूरी हायर अथॉरिटी के साथ रहता है हर एक चीज में, लेकिन कुछ कुछ ऐसा पर्पस है, जैसे मान लो कि पावर जैसे जुडिशियल रिव्यू का पावर हो गया, या जैसे मान लो कोई मैटर है जैसे जैसे मतलब उसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट की पूरी एक तरीके से पर्पस। दूसरा क्या हो गया, स्टेट और सेंटर का कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो गया, तो उस समय में क्या होता है सुप्रीम कोर्ट को क्या होता है पूरी तरीके से एक तरीके से ये कुछ ऐसे पावर होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने आप को हायर अथॉरिटी का वो है भी, तो उनके उसमें क्या करता है वो इसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, पहला और चौथा देख लो कहाँ पे है, ये कर गया पहला चौथा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हो सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, और इससे पहले अगर हम लोग चले बाई केमिकल, तो बाई केमिकल है भी अपर हाउस हो गया लोअर हाउस हो गया, अपर हाउस मतलब जानते हो राज्यसभा हो गया, बाई केमिकल ऐसे ही दिख रहा है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा हो गया, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको जो मेंटेन मतलब एक तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा, पहला तीसरा चौथा देख लो कहाँ पे है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, ये मान के चलो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और उसके बाद अगर अदर फीचर भी आपसे पूछा तभी बताएं कि डिवीजन ऑफ द पावर, जैसे आपने देखा यूनियन हो गया, सेंटर हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, सॉरी यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, कुछ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है अपना, जैसे फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर अगर बोलते हैं तो ऑल इंडिया सर्विस, ये एक तरीके से ये दो ऐसा चीज है। स्ट्रॉन्ग सेंटर तो मान लो सीधी सी बात हो गया क्या, यूनिकेमिकल हो गया, मतलब एक तरीके से क्या हो गया ना जब इमरजेंसी से रिलेटेड कोई इशू आता है उस समय में, और ये भी एक तरीके से नहीं होता, ये एक तरीके से फेडरल सिस्टम में ये चीज नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखो फुल ऑन एक्सप्लेनेशन करने में ज़्यादा समय तो लगता है, तो मेरे साथ यही है। तो अब क्या जो भी आंसर आप सोच लो क्या हो गया, डी बी आपका आंसर हो गया। अगर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यार वो भी बता सकते हो, मैं अपना 100% तो दे ही रहा हूँ, और उसमें कुछ सोचूंगा कुछ और करने का, क्या हो सकता है कि कुछ लगे कि हाँ इसमें इशू आ रहा है। चलो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब हम एक चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सबसे पहले आपको याद रखना क्या, नो इक्वलिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन।
आपको ही पता है ये चीज कि हर एक स्टेट रिप्रेजेंटेशन का क्या ना स्टेट जैसे लोकसभा हो गया या सॉरी राज्यसभा हो गया, वहां पे क्या ना अलग अलग मेंबरशिप मिलता है, जैसे किसी का वैरी करता रहता है हर एक स्टेट का। लेकिन यहाँ पे यही चीज हो रही है, ये बिल्कुल सही है कि नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कौन नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता ही है, मैंने आपका नहीं पढ़े हो तो मेरा इमरजेंसी का लेक्चर जाके देखना, प्लेलिस्ट में पूरा पॉलिटिक आपको अभी तक 28 या 29 लेक्चर अपलोड हो चुका है। हाँ 28 ही मान के चलो, अभी 29 कल परसों में फंडामेंटल ड्यूटी जब अपलोड हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। तो देखो इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है ये तीन है, नेशनल हो गया, स्टेट हो गया और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। तीनों को मैंने ईच एंड एवरी, तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक में रोकना है और इसको एक में रोक के रखते हैं, ठीक है। और लास्ट में चलते पूछा जा रहा है कि नॉट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग सेंटर कब होता है, इसका पीछे रीजन में मैंने आपको बताया, जब जैसे यूनियन लिस्ट हो गया और स्टेट लिस्ट हो गया। बस समझना एक चीज, तो जब यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी मान, और जैसे कॉन्करेंट लिस्ट पिक कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर मान लो सेंटर ने भी लॉ बनाया और स्टेट ने भी लॉ वो कानून बनाया, तो क्या होगा उस समय पे, क्या होगा सेंटर का थोड़ा बोलबाला ज्यादा होगा, सेंटर की जो लॉ उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ये सही है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है इस समय में। लेकिन जब हम आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंसर तो आपका ये होगा, लेकिन हमारे ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया सी। लेकिन इसमें आपको यह और आपको याद रखना कि जैसे मान लो अनदर जो भी बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मान लो यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, आपको पता ही है, ऑल इंडिया सर्विस हो गया। ये सब क्या है ना यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर में आता है। जैसे इंटीग्रेटेड ऑडिटरी मैकेनिज्म हो गया, पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गया, वीटो जैसे मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड, ये सब सारा का सारा काम गया है यूनिटरी सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द, फिर वही चीज पूछा जा रहा है, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ये चीज फिर आपको पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले तो हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ आपसे पूछा बोला ही जा रहा है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द जुडिशियल रिव्यू। अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, इससे पहले जो 53rd क्वेश्चन नंबर था, उस पर मैंने आपको ये चीज आपको कंफर्म करके दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, ये चीज क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, ये मतलब एक तरीके से पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर है क्या, जुडिशियल रिव्यू का। तो देखो फोर्थ तो पहले फेडरल सिस्टम में आता है, तो आपको क्या ना फोर्थ है, अगर यहाँ पे फोर्थ है तो इसको रोक के रखो, तो आंसर आपका तो यही होगा, ये फिक्स है, कुछ रहे ना रहे, लेकिन आपका फोर्थ आंसर होगा ये, क्योंकि अभी मैंने इतना आपको वहां पे एक्सप्लेन इन कर दिया। दूसरा पहले पे चलते, रेसिडुअल पावर लेफ्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले चीज याद रखो, मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ द पावर, पहले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, फेवर करता है डिवीजन ऑफ द पावर, जैसे मान लो सेंटर के लिए थोड़ा सा क्या ना हायर ये चीज रहता है। जैसे यूनियन लिस्ट है, उसमें क्या ना ज्यादा सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू स्टेट लिस्ट। फिर अगर मान लो कि वो क्या है, देखो क्यों क्यों इसमें ये याद रख लो, यहाँ पे रेसिडुअल पावर जो है ना, दे हैव आल्सो बीन द लेफ्ट विद द सेंटर, है ना। रेसिडुअल पावर ये बोला जा रहा है, फाइनली जो रेसिडुअल पावर वो सेंटर, लेकिन ये चीज क्या है ना, ये इनकरेक्ट है, ये फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये बोल दिया गया कि अगर ये कहीं पे नहीं रहेगा तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, रेसिडुअल पावर में वो चीज चला जाएगा। तो ये नहीं बोला कि वो सेंटर, वो पार्लियामेंट मेन देखता है, ठीक है। तो पहला विषय। दूसरा क्या था, पावर ऑफ इनिशियल एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाई ओनली विद द सेंटर, ये भी बिल्कुल सही है, रिजिट है, लेकिन ये ओनली विद द लाई विद ओनली विद द, ये चीज यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सा ये बात करता है, तो ये चीज आपको, ये दूसरा पहला दूसरा वैसे गलत है। पावर ऑफ द गवर्नर टू बी रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड भी देखो ऐसे ही गलत है, क्योंकि गवर्नर जो हेड होता है स्टेट का, ये समझना, ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है ना। ही होल्ड ऑफिस, मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर ये ऑफिस, ये एक तरीके से कह सकते हैं क्या, एजेंट होता है, ठीक है ना, एजेंट ऑफ सेंटर। बोलना नहीं चाहिए बट ये बोला जाता है, क्योंकि इसको क्या है ना, प्रेसिडेंट ही एक तरीके से वहां पे भेजता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद हो। चौथा लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फीचर ऑफ द फाइनेंशियल यूनिटरी इन फीचर ऑफ द फाइनेंशियल यूनिटरिज्म इन इंडिया, इन इंडियन सिस्टम। अब देखो फीचर आपसे पूछा जा रहा है, ये चीज समझना।
तो देखो आपको मैंने बताया था कि सबने अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ व्यू देने का मतलब क्या है, जैसे डिपेंडेंसी ऑफ द स्टेट अपॉन द सेंटर ग्रांट, बिल्कुल सही है। फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल सही। नीति आयोग विच कंट्रोल द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ऑल द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों क्या है ना, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये दोनों को दोनों हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा हो गया, पहला सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। क्योंकि देखो हर एक ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अनुसार नाम दिया। किसी ने क्या बोला, क्वाजी फेडरल है, तो किसी ने क्या बोला कि टू फैक्टर चल रहा है, मतलब सेंटर अपने अलग दिमाग लगा रहा है, स्टेट अपना अलग दिमाग रहा है। लेकिन क्या हुआ, सबको एक समय के बाद आके स्टेट को भी हो गया या किसी को भी कहना सेंटर पे आके लाइक करना ही कहना था फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे यही चीज बात बतानी। तो अपने पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये अब हम लोग देखते हैं। देखो मैंने ये मतलब क्वेश्चन इस पे मत जाके 57 या 58 है, ये मैं बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि हाँ मतलब कॉमन सा है, मैं इसलिए वो सब क्वेश्चन मैंने हटाया। इसलिए मुझे ना कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ कि जो क्वेश्चन मैंने रिमूव किया ना, उसका मैंने नंबर वगैरह नहीं देखा। मुझे मेरा मेन मकसद क्या था कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड रूबरू कराना, कि आपको जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोला है, जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है वो क्या डिफरेंट है क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया। क्योंकि देखो हम लोग तो कहीं से ना कहीं हम लोग क्या है ना, अभी उन्हीं लोगों से आजादी लिए थे। वो मतलब कहावत है ना कि वो लोग पागल लोग, मतलब भरोसा हम लोग का ना, भरोसा उन लोगों पे था, इसलिए वो लोग आके हम लोगों पे क्या कर दिया, राज करके चले गए। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिफरेंट है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग उसको देखते हैं, द पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन्स ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा बोला जो इंडियन सिस्टम दे हैज ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। तीसरा ये बोला जा रहा है जो द इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर दे मे बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या ना इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या बोला गया कि जो इंडियन सिस्टम है किस पे बेस्ड, किस पे, डॉक्ट्राइन्स ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखो इंडियन डॉक्ट्राइन्स ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट में ये एक तरीके से ब्रिटिश, ये एसोसिएट किसके, ये समझना ये किसके रिलेटेड है, ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है ना उस पे रिलेटेड है। तो देखो सॉवरेनिटी मीन्स क्या होता है, सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। सबसे पहले ये समझना सॉवरेनिटी का मतलब क्या होगा, सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। बट आपको पता है जो सुप्रीम पावर जो जैसे मान लो कि अगर हम लोग ब्रिटिश वगैरह में लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो ब्रिटिश वगैरह में पार्लियामेंट में लाइक करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज हो, जो हमारे भारत में क्या ना, जो इंडिया पार्लियामेंट क्या ना, वो क्या, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ना, दे कैन नॉट बी, मतलब एक तरीके से दे कैन नॉट रिगार्डेड मतलब एज ए सॉवरेन बॉडी, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ, क्योंकि अपने भारत में आपको पता है कि देयर आर द सम मतलब लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी। आपको पता है जुडिक्शन से रिलेटेड भी कुछ अथॉरिटी वगैरह आता है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया, जो जो पार्लियामेंट एक तरीके से सुप्रीम पावर यहाँ पे नहीं, क्योंकि अपने पास क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अपने पास क्या है एक तरीके से, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया उसके पास भी पावर, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है सुप्रीम कोर्ट और जो स्टेट जो मतलब एक तरीके से बॉडी है, जो स्टेट बॉडी, उन चीज से रिलेटेड आपको पता है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है। तो वो लीगल रिस्ट्रिक्शन वहां पे भी थोड़ा सा आ जाता है। तो ये चीज तो यहाँ पहले गलत हो गया। अगर ये पहला गलत हो गया तो ये देखो ये आंसर वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया और ये वैसे ही गलत हो गया। अगर आप आंसर के बेसिस पे चलते हो तो आपको तो आंसर मिल गया है ना, अरे बहुत ही खुशी की बात है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी हो गया। लेकिन अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या, जो मतलब जो इंडियन सिस्टम में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मिनिस्टर का। जिस चीज आपको यार, इट इज नॉट रिक्वायर्ड किसी भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट कोई भी ऑर्डर वगैरह जब प्रेसिडेंट वगैरह उसको पब्लिक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट वगैरह ने कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मतलब एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तीसरा चलते दो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन भी अगर हम लोग लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर दिस वुड बी द हाउस ऑफ द लोअर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे, ये सही है, अपने भारत में ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या होता है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो क्या होगा, लोअर हाउस, जिसको हम लोग वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अपने अपने भारत में क्या है ना, प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउस से आ सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, सी। आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी। बस थोड़ा सा आपको क्या है ना समझना है। अगर जैसे आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आपको विद इन कुछ पल मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन द काउंसिल। देखो तो सबसे पहले आपको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड आपको बात करना है, ठीक है।
तो बोला जाएगा कि जो पहला बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। तो देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक चीज समझा रहे हैं, यहीं पे हम थोड़ा सा समझा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही, जो मिनिस्टर होते हैं ना वो कलेक्टिवली पार्लियामेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के, ठीक है ना। जो मतलब जैसे लोअर हाउस अपने भारत में पता है कि उसको जनरली हम लोग लोकसभा कहते हैं, लेकिन आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत। सबसे पहली बात यह है ना कि आपको ये पता होना चाहिए इन विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल क्या है ना 75, पहली चीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करता है वो कौन होता है हमारे, कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। मैं यहाँ पे आर्टिकल्स आपको भी समझ आना चाहिए, और इसको हेड कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बोला कि जो मिनिस्टर दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल सही, जो मेजोरिटी पार्टी, जैसे अगर हम यहाँ पे ये बता रहे कि जैसे मेजोरिटी पार्टी हुई कोई सी भी हुई, तो उनको जो मेजोरिटी पार्टी होता है ना उस वो लोग मिलकर क्या करते हैं, एक लीडर को चूज करते हैं। हम लोग कभी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं चूज करते, हम लोग क्या करते हैं अपने एमपी और एमएलए को चूज करते हैं, पहली चीज यहाँ पे। और वो लोग मिलकर क्या करते हैं, एक लीडर को वहां पे चूज करते हैं। जब वो लीडर चूज हो जाता है तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जब वो रिप्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, जब वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को एक तरीके से बोलता है, प्रेसिडेंट से बात करता है और उसको एडवाइस देता है कि ये चीज क्या होगा, एक तरीके से हमारे मिनिस्ट्री आपको क्या करना है, अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो मिनिस्टर दे आर अपॉइंटेड बाय द, कहाँ गया रे, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही। थर्ड बोला कि मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। देखो ये भी यहाँ पे सही है, जो मिनिस्टर होगा ना वो दोनों, मतलब या तो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि एक पर्सन क्या होगा दोनों जगह, या एक पर्सन ये नहीं है कि ये कैन नॉट बी द मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि कोई भी अगर ऐसा मेंबर होता है, ये नहीं है कि जो कोई मिनिस्टर बना तो वो क्या ना कोई मतलब पार्लियामेंट से, ये तो सही है कि कोई भी हाउस हो या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो कोई भी मिनिस्टर बनेगा तो वो कोई भी हाउस का हो। मतलब एक तरीके से दैट में वो कोई भी मिनिस्टर जो बना वो किसी भी मतलब बिना किसी हाउस के वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ये यहाँ पे गलत है। आपको क्या है ना, एक अपने अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, विद इन 6 मंथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आप मान लो कि अगर नहीं हो किसी पार्लियामेंट के में, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, और आप क्या करोगे, किसी ना किसी मतलब कॉन्जिक्यूटिव कहीं से भी आप जीत के वहां पे आप क्या कर सकते हो, आ सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी टर्म एंड कंडीशन, अगर तीनों सही है तो आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द जस्ट लाइक द इंपॉर्टेंट इज कि आप समझ क्या रहे हो। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप क्या करो, हमारा जो लेक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जाके आप देखो, आपको बहुत अच्छे से वहां पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है कि कौन इसमें फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, स्टेट आर नॉट नॉन इनडिस्ट्रक्टेबल। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है कि जो द स्टेट आर नॉट इनडिस्ट्रिक्टेबल। तो सबसे पहले आपको देखो जो फेडरल फीचर जो ना एक तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरल फीचर है, ये जो है वो पहले तो यहाँ पे पहला ये गलत है, ठीक है। पहला इसलिए गलत है कि देखो ये हमारे भारत में कि इट इज एक तरीके से क्या है ना यूनिटरी एक तरीके से हो गया, या नॉन फेडरल फीचर हो गया हमारे को। जैसे कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्टेट हमारे इंडिया में जो स्टेट है ये कोई भी मतलब रिजिड या जो मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग कि जो मतलब क्या कहते हैं उसको, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जो हमारे भारत में जो फेडरल वो एक तरीके से क्या है ना इनडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है ना। और इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। तो और ये जो आप ये चीज तुमने जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर जो है ना, ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से अमेरिकन से रिलेटेड है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बिल्कुल नहीं है, फेडरल फीचर नहीं है। दूसरा बोला सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे भारत में एक यूनिटरी है एक तरीके से, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, इंडिया में क्या है ना एक तरीके से ये पावर दिया हुआ है, स्टेट को भी पावर दिया हुआ एज वेल एज क्या है ना पावर, प्रेसिडेंट के पास भी पावर है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से ये गलत होगा। सिंगल फ्रेमवर्क में यहाँ पे बनाया गया लेकिन क्या है ना सिंगल फीचर नहीं है। तो अब एक तरीके से पहले एक एक्सेप्शन था, लेकिन अब वो भी एक्सेप्शन क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सही है, हमारे जो भारत में जो एक तरीके से क्या है ना ये
वन मिनट। एक तरीके से क्या, जैसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जब यहाँ पे बात किया जा रहा है तो देखो आपको पता है जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, पावर को इन लोगों ने डिवाइड किया, डिवीजन ऑफ पावर स्टेब्लिश किया, जैसे सुप्रीमेसी जो मान लो सेंटर के पास जो पावर है या स्टेट के पास जो पावर है, तो ये एक तरीके से क्या नहीं, इन्होंने इसको पूरा मेंटेन करने के लिए रखा है, ठीक है ना। ये नहीं है कि जो आज सेंटर के पास पावर है स्टेट बोला नहीं भैया हम क्या करेंगे इसके रिलेटेड हम काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से रिजिड करके रखा है कि नहीं भैया अगर आपको जो पावर मिला हुआ तो आपको क्या करना, हाँ आपको उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, मतलब विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उसको ना मानो या उसके रिलेटेड आप काम नहीं करो, दैट्स नॉट अ मींस कह सकते हैं कि वो सही बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि थर्ड सही है। तो देखो पहला गलत है, पहला गलत है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, आंसर तो थर्ड ही है। लेकिन चलो अब नेक्स्ट बता सिंगल सिटीजनशिप। देखो सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको ये समझना है कि जैसे एक तरीके से है हमारे भारत में फेडरल सिस्टम है, तो लेकिन हम लोग क्या है इसको कहाँ से लिए हैं, कैनेडियन एक तरीके से ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आना। वन मिनट। तो देखो सिंगल सिटीजनशिप का जो भी कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम लोगों ने इसको लिया कहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मान लो कनाडा वगैरह में क्या अडॉप्ट किया था सिस्टम ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, तो इंडिया एक तरीके से जैसे मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो इंडियन सिटीजनशिप दे आर नॉट सेपरेटेड स्टेट, मतलब एक तरीके से ये बोला है कि ये मतलब एक तरीके से ये बोला कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है ना वो ये नहीं बोला गया कि इंडिया में जो है ना कि एक तरीके से सेपरेट स्टेट का अलग होगा, या मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वन मिनट, तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो इंडिया में जो है ना एक तरीके से क्या है ना कि अगर आप मान लो इंडिया में कहीं पे भी अगर आप बर्थ करते हो तो आप क्या कर सकते हो, पूरे भारत में आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि जो सिंगल सिटीजनशिप की बात की जा रही है ना, तो आप क्या करें पूरे भारत में कहीं भी ये इंजॉय कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर मान लो कोई भी, जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या मतलब मतलब एक तरीके से जो अलग अलग सेपरेट जगह पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपको प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम क्या आता है ना कि वहाँ पे क्या डबल गवर्नमेंट, स्टेट के लिए अलग रहता है और सेंटर के लिए अलग गवर्नमेंट रहता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी हो गया। वन मिनट। बट यहाँ पे जो आंसर एक तरीके से अगर सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाए तो आंसर तो फोर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। भारत में फेडरल फीचर जो सिंगल सिटीजनशिप तो है, लेकिन आंसर अभी आप अगर आंसर पे चलते तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रॉस कर लो, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में एक बार फिर से मैं देखता हूँ, क्योंकि ये फेडरल फीचर बोला जा रहा है, फेडरल फीचर और हम लोग देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, तीसरा तो सही है, चौथा भी सही होना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग नन ऑफ द अबव तो डाल नहीं सकते। लेकिन चलो क्वेश्चन आपने समझ, बस क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि क्या है आंसर इज बाद में भी, हम लोग आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट है, बट हम लोग को बस समझना जरूरी है। बोला जाए पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी नॉन एज, तो आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या कहा जा सकता है। तो जो मान लो कि आपको पता है कि दो टाइप के गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और दूसरा क्या होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम लोग कैबिनेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इतना है मतलब एक तरीके से क्या है ना, थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए। एक तरीके से वेस्टर्न मॉडल है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो अब ये सारा का सारा क्या है ना, जो मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, यूनियन एंड इट्स स्टेट। सबसे पहले अगर आपको लगे तो एक बार जाके आप वो चीज क्लियर करना। अब वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तब आपको क्या है ना, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आप अपने पास रखना, उसको लेके यहाँ पे आना और फिर इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो देखो हमको क्या बोला गया था, स्टेट को एक तरीके से लैंग्वेज बेसिस पे बोला गया था कि मतलब एक तरीके से आपको क्या है ना डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये चीज बोला गया था, तो उसी चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे बोला जा पहला बोला जा रहा है, जो एसके धर कमिटर जो कमिटी था रिकमेंडेशन, वो बोला कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वे रेदर देन द लिंग्विस्टिक। ये एसके धर कमिटी बिल्कुल यही बोले ही थे कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस के फैक्टर के बिहाफ पे मत करो, आप क्या करो एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वे के बिहाफ पे आप क्या करो, एक तरीके से स्टेट को रिकॉग्नाइज करो। ठीक है ना, ये क्या हुआ था ना आफ्टर इंडिपेंडेंट ये चीज इशू उठा था। ठीक है ना, क्योंकि क्या ना हर एक ने अपना अपना डिमांड रखा था कि रिलीजियंस बाय या रीजन बाय आपको क्या ना रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एक तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पे रखना चाहिए। लेकिन धर कमीशन जब आया था धर कमेटी के थ्रू, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ था। और अगर आपको और इसमें क्वेश्चन क्लियर करना है तो आप प्लीज हमारा जो लेक्चर है यूनियन एंड स्टेट 1.5 घंटे का आई थिंक है,
या 1 घंटे का तो है आसपास, आप उसको जाके देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोला है जेबी, जो जेबीपी कमेटी है वो कंसिस्ट किया, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, वल्लभ भाई पटेल जी एंड पटवैया सीतारमैया, ये एक्सेप्ट कर लिए थे लैंग्वेज एज ए द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। बट इन्होंने एक तरीके से ये रिजेक्ट किया था कि इट्स रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट। तो देखो ये एक चीज एक तरीके से आप समझना, जब एसके धर का रिकमेंडेशन आया था, ठीक है ना, तो जब एसके धर जी का रिकमेंडेशन आया था तो उन्होंने जब अपॉइंट किया तो उन्होंने एक नया कमेटी वहां उसके बाद अपॉइंट हुआ था जिसमें जेबीपी कमेटी बोला गया था, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बेसिस पे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट का। लेकिन जब ये चीज वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट का क्या हुआ था, ये एक तरीके से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आपको पता है कि एक इशू वहां पे हुआ था, अगर आपको उसके बारे में अगर इशू नहीं पता है तो इशू क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में एक वहां पे क्या एक तरीके से उन लोगों ने फास्ट पे आ गए थे, एक वहां के थे और मतलब एक तरीके से कोई पॉलिटिकल लीडर, वो क्या एक तरीके से पूरी तरीके से फास्ट पे आ गए थे। जब वो वहां पे मतलब एक तरीके से क्या वो फोर्सफुली उसको क्या गवर्नमेंट को उस समय क्या कर देगा, जब वो एक तरीके से जो आंध्र प्रदेश में जब उन लोगों ने मतलब फास्ट पे आ गए तो उसमें से एक जो वहां के जो नेता थे वो क्या हो गए थे, फास्ट की वजह से डेथ कर गए थे। तो उस समय जो आंध्र प्रदेश ने डिमांड जो किया था ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमको चाहिए हमारा फोर्स के लिए, तो वो क्या उस समय क्या फोर्सफुली एक अलग से क्रिएशन किया गया था क्या, कमिटी का, जिसको कमीशन का, सॉरी नॉट कमिटी, इट्स कॉल्ड कमीशन, जिसको हम लोग फैज अली कमीशन कहते हैं, ठीक है ना। जब वो फैज अली कमीशन बनाया गया था तो फैज अली कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार पे क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था लैंग्वेज एज ए बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। बट उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था क्या, कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये थ्योरी किसने रिजेक्ट किया था, फैज अली कमीशन ने। तो यहाँ पे इनके थ्रू तो नहीं था, लेकिन कौन थे, फैज अली कमीशन। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ये वैसे ही गलत हो गया। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज दैट कि आपको कंसेप्ट कितना पता है। तो आंसर क्या हो गया, ए। आंसर तो यार कोई भी बता देगा, सीधी सी बात। आंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ कितना आया। अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, पता नहीं कैसे ही आ गया। बोला जा रहा है कि द स्टेट ऑफ द इंडिया यूनियन कैन बी रिकॉग्नाइज और देयर बाउंड्री अल्टर बाय द। तो देखो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जब पहला चैप्टर जब आया मतलब उसी में मैंने पढ़ाया था। तो बोला जा रहा है जो स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, उसके जो बाउंड्री वगैरह वो अल्टर किसके थ्रू किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज बोला कि बिना आर्टिकल के आप ये चीज तो समझ पाओगे नहीं, ये आपको ही पता है। और आप क्या बस बोलोगे कि हाँ मैं समझ गया, इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट इस कि आपको आर्टिकल समझ आना चाहिए। तो आर्टिकल सबसे पहले आपको पता, आर्टिकल 3 के तहत क्या बोला गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो डील करता है, जो पावर जो भी है, जो पार्लियामेंट क्या कर विद रिस्पेक्ट टू कोई भी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, वो किसके हाथ में पावर है, वो क्या है ना, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। पहले एक चीज समझना, ठीक है। पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, या कोई भी एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, या सेपरेट कर सकता है टेरिटरी से। दूसरा क्या, या तो वो इंक्रीज कर सकता है एरिया ऑफ स्टेट का, या डिक्रीज कर सकता है, या बाउंड्री वगैरह किसी भी स्टेट की बाउंड्री वगैरह क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है ये। तो किसके हाथ में पावर है, ये पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। तो उसके लिए क्या है, सिर्फ उनको क्या करना है, एक तरीके से एक बिल को एक तरीके से क्या किया जा सकता है, ये कि एक बिल उनको रिक्वायर्ड होगी क्या, एक सिंपल मेजोरिटी के तहत या ऑर्डिनरी प्रोसेस, जो कि क्या कर सकते हो, दोनों हाउस में वो उसको पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके तहत आप देख लो कि कौन सा इसमें आंसर होगा। एक सिंपल मेजोरिटी का एक बिल होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, सी। आंसर इज मतलब यहाँ पे आपको ये समझना, आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन समझना है कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन पार्लियामेंट के अलावा क्या कौन से आर्टिकल में ये चीज बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, बाउंड्री वगैरह को आप किसी भी स्टेट वगैरह को अल्टर कर सकते हैं। तो ये अगर आपको पता हो तो ये सब चीज तो छोटी सी चीज है, ठीक है। क्योंकि देखो आर्टिकल 3 एक तरीके से क्या है, नोटिशेबल एक तरीके से रिलेट करता है, जैसे फॉर्मेशन हो गया कोई भी, या कोई भी मतलब चेंज या कुछ भी हो, जो अगर एग्जिस्टिंग स्टेट को मतलब कुछ चेंज वगैरह करने की जरूरत है, तो यहाँ पे यही चीज बोला गया। आर्टिकल 3 एक तरीके से लेट डाउन करता है दो कंडीशन। अगर एक मान लो कि अगर मान लो वन एक बिल, अगर कोई भी बिल है, ठीक है, पहले ये समझना, अगर कोई भी बिल है वो क्या करेगा, कॉम्पिटिलेंटी करेगा, सॉरी 1 मिनट, एक बिल अगर कोई भी होगा वो बिल को क्या करेगा, एक तरीके से पार्लियामेंट ही सिर्फ क्या कर सकता है, उसको क्या प्रायर रिकमेंडेशन पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट में एक इंट्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी पार्लियामेंट में ही हाँ पार्लियामेंट में ही एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि मतलब एक रिकमेंडेशन जो बिल किया गया तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको एक तरीके से क्या करेगा, स्टेट में भेजेगा। यार मैं थोड़ा सा क्या ना बोलते बोलते ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब देना, क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे यही चीज है और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको एक तरीके से बिल को क्या करता है, रेफर कर देता है जिस स्टेट के रिलेटेड कोई काम हो रहा है वहां पे, कि आप इसके रिलेटेड कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है कि आप इसको देखो, उसमें कुछ अगर आपको इशू लग रहा है तो इस चीज से रिलेटेड आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया 62 से ये क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि वही सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैं क्या रेफर टू द अल्टर ए बाउंड्री ऑफ द स्टेट। सेम क्वेश्चन, अभी मैंने वही चीज आपको बताया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि क्या बिल फॉर अल्टर ऑफ ए बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। अभी मैंने बताया कि ये गलत है, राज्यसभा मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज है। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, मतलब दूसरा क्या हो गया, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द इंट्रोड्यूस बिल प्रेसिडेंट रिकमेंडेड करता है, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो गया, सी, सॉरी आंसर हो गया बी। मतलब बी मतलब क्या हो गया कि अभी मैंने दोनों का एक एक आपको ओवरऑल दे दिया। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन जो बिल वगैरह क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जैसे इंडिया करेंटली हैज 8 यूनियन टेरिटरी एंड मतलब आफ्टर द जम्मू कश्मीर का जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जब से रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, जब पास किया गया था अपने इंडियन पार्लियामेंट में, तो बोला जा रहा है कि इंडिया अब क्या है ना 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया के पास में, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी दैट वर इंट्रोड्यूस इन द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो देखो पहला आपको ये समझना कि 8 है कि क्या है। तो यूनियन टेरिटरी उस समय अगर मान लो अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आई थिंक पुराना है तो थोड़ा सा आपको जैसे मान लो कौन कौन हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा, दादर एंड नागर हवेली 4 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, दादर एंड नागर हवेली, उसके बाद दमन एंड दीव 5 हो गया, जम्मू कश्मीर 6 हो गया, लद्दाख 7 हो गया, लक्षद्वीप 8 हो गया एंड पौंडीचेरी क्या हो गया 9 हो गया। तो आपको ये चीज समझना, लेकिन जब एक तरीके से देखना, जब ये चीज पास हुआ था तो क्या हो गया था, एक तरीके से जम्मू कश्मीर एक तरीके से क्या हो गया था, जम्मू कश्मीर हो गया तुमको, या यूनियन टेरिटरी जैसे मतलब लद्दाख हो गया। तो टोटल अभी क्या है अपने पास में, उस समय क्या हुआ था 9 थे, लेकिन अब अपने पास में कितने हैं, 8 ही है, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली आई थिंक ये मर्जअप कर दिया, इसलिए आप टोटल 8 ही होंगे। दिल्ली, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, दादर एंड नागर 4, दमन एंड दीव 5, जम्मू कश्मीर 6, लक्षद्वीप 7, लद्दाख 8 एंड पौंडीचेरी 9। हाँ, तो अब टोटल 8 ही होंगे, ये आपके आंसर यहाँ पे पता रखना। ठीक है, नेक्स्ट बोला जाए यूनियन टेरिटरी दैट वाज इंट्रोड्यूस। तो देखो यूनियन टेरिटरी जो ये सही है, यूनियन टेरिटरी दैट वर इंट्रोड्यूस इन द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में एक तरीके से 1956 के रिलेटेड ये बात करें, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखो क्या हुआ था ना कि 2020 के आसपास, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता, 2020 के आसपास क्या होता है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव टोटल को दोनों को क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया गया था, एक तरीके से सिंगल आप कह सकते हो, सिंगल एक तरीके से क्या है ना यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ था, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसलिए मैंने ये 8 बोला। वैसे तो उसके बाद अगर बोले तो टोटल 9 हुआ था, लेकिन मैंने बोला ना कि 2020 के बाद ये टोटल 8 हो गए, तो दोनों के दोनों यहाँ पे आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों अगर सही है तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बोला जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो पहला अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हम लोग पहले पे चलते हैं। आर्टिकल 2 रिलेटेड टू फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। भाई देखो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 दे आर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपने मेरा सही से अगर अभी लेक्चर सुना है इससे 2 क्वेश्चन पहले, तो मैंने क्या बोला था, देयर इज नॉट आर्टिकल 2, हियर इज आर्टिकल 3 जो कि ये चीज डील करता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या डील करता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ, एक तरीके से ये कह सकते हैं दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 रिलेट करता है, और आर्टिकल 3 ये मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या गलत है। तो अपन को आंसर क्या हो गया, अपने को आंसर हो गया डी, सॉरी आंसर हो गया डी ना, मैं आंसर डी क्यों गलत करा, आंसर डी हो गया क्योंकि करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए अंडर आर्टिकल 368। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए अंडर आर्टिकल 368 क्या आता है, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ। अगर आपको ये चीज पढ़ना हो तो एक बार आप फिर से क्या करो, आपके इससे रिलेटेड आप एक तरीके से देख सकते हो आगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपेल फंडामेंटल राइट बिकॉज। तो देखो एक तरीके से जब आर्टिकल तो पावर जो पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 की बात अगर हम करें, तो ये एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने को ये बोला गया था कि आप कुछ भी करोगे, ठीक है, आपको कुछ भी करना है, लेकिन क्या कर सकते हो, किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड
आपको क्या है ना, कुछ भी करो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी हनन नहीं कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। 1973 जब एक तरीके से केशवानंद भारती का केस आया था, उस समय ये बोला गया था कि भैया देखो, आप कोई भी चीज मतलब एक तरीके से मतलब आप इंट्रोड्यूस करो, आप कोई भी काम करो, लेकिन क्या है ना, एक तरीके से आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को क्या क्या छेड़खानी नहीं कर सकते हो। आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, सपोज करो ये आपका घर है, आप क्या करो, घर बनाओगे, लेकिन आप क्या ना इसी के अंदर आपको जो भी करना करोगे, आपको किचन यहाँ से हटा के इधर करना है या यहाँ से हटा के इधर करना, करो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते, मीन्स क्या होगा, आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय, उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट एक तरीके से बोला गया था कि जो फंडामेंटल फीचर होगा वो क्या करेगा, एक तरीके से किसका पार्ट होगा, दे आर द फॉर्म, दे आर पार्ट ऑफ, दीज आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए कि विच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर द सेकुलरिज्म एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि क्या था वो, एक तरीके से क्या ना, कौन से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो कौन सा था, तो चार दिया हुआ, मिलिनवा मिलकर, करदार सिंह केस, एस आर भूमामी केस। तो आपको बताना, देखो एस आर भूमारी केस जो भर से जो यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था उस समय में क्या हुआ था, अंडर आर्टिकल आई थिंक आर्टिकल 356, हाँ, अंदर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ये जो केस एक तरीके से लैंडमार्क केस बन गया था, क्या, जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन वगैरह उसके उससे रिलेटेड यहाँ पे ये बात किया गया था, ठीक है। तो उसमें यही चीज बोला गया था कि आप कोई भी चीज करो, अगर मान लो आप एक और मान लो कि प्रेसिडेंट क्या करता है, एक तरीके प्रेसिडेंट रूल आप इम्पोज कर सकते किसी भी स्टेट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया था कि बट आपको क्या है, मिस यूज नहीं करना, मतलब आप प्रेसिडेंट रूल अगर आप लगाओगे, लेकिन आर्टिकल 356 क्या है ना, प्रेसिडेंट रूल ही है, तो आपको क्या करना, इसका आपको मिसयूज नहीं करना। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो ऑन दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, इस चीज से रिलेटेड आप सेकुलरिज्म को एक तरीके से आप मतलब सॉरी, आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, मिस यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही चीज बोला है, जो कोर्ट जो उन्होंने हेल्ड किया था, कोर्ट ने ये बोला था कि सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इनका ये मतलब था कि जो इनको क्या ना, हर एक रिलीजन्स हो गया या कोई भी चीज, सबको क्या ना आपको इक्वली ट्रीट करना है, मतलब आपको सबको एक नॉर्मल वे में न्यूट्रल रखना है, किसी के प्रति आपको क्या ना भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ पे यही चीज बोला था कि तो कौन से केस के तहत ये जो सेकुलरिज्म के एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। अब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में जब वो चला गया तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो कौन सा केस था, एस आर बोमानी केस। और ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। देखो अब ये फिर वही चीज है, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी, अब बोला यूनियन ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला, आपको अगर आपने सोचा होगा कि अगर कैसे हो सकता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब क्या हो गया, पूरा टेरिटरी, या तो वो एक तरीके से और जो आप ले सकते हो, ठीक है ना। टेरिटरी ऑफ, ये आर्टिकल फर्स्ट के तहत क्या बोला गया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया को कैसे क्लासिफाई किया गया था, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया को जो क्लासिफाई किया गया था, क्या बोला गया था, तीन पार्ट में, टेरिटरी ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और दूसरा क्या, टेरिटरी जो हमारे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, किसी भी टाइम पे किसी से एक्वायर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, टेरिटरी एक तरीके से क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सब कुछ यहाँ पे इसमें अंदर आ गया। तो आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार से, ये तो पहला गलत होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखो यूनियन ऑफ इंडिया ही टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है। टेरिटरी मतलब हो गया पूरा का पूरा भारत, और यूनियन का मतलब एक तरीके से एक समूह हो गया, ठीक है ना। आप कोई भी चीज एक्वायर भी करो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आ जाएगा। तो ये उल्टा होना चाहिए, इसमें क्या होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरी दैट रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया ये कौन होगा, ये एक तरीके से टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगा, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। तो इसके तरह दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है ना, स्टेटमेंट गलत है। तो इस अनुसार से आप आंसर खुद से भी लगा सकते हो, जिससे डी होगा। देखो नेक्स्ट, अभी मैंने बताया आर्टिकल फर्स्ट क्या क्या डील करता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी, और तीसरा का टेरिटरी दैट एक्वायर बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों यहाँ पे सही होना चाहिए। अकॉर्ड ओ सॉरी, यूनियन ऑफ इंडिया बोला, ना कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला, सॉरी। यहाँ पे अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते तो ये तीनों के तीनों आ जाता, ठीक है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये तीनों आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। पहला ही यहाँ पे आंसर सही होगा, क्योंकि इसको क्या है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही क्लासिफाई किया गया यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मैंने अभी आपको ऊपर
क्लासिफाई किया था। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्योंकि देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा क्या था, यूनियन टेरिटरी, तीसरा क्या था, जो टेरिटरी हमारी गवर्नमेंट एक्वायर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोला गया, आंसर क्या हो गया, ए। देखो राइट टू प्राइवेसी बोला जा रहा है, अब इसके रिलेटेड आपको मतलब पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी ये कब आया था, ये इसका आपको ये क्या था, 2017 का आई थिंक केस था। अगर आई थिंक मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये सही ही है मेरे अनुसार से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से क्या ना अनाउंस किए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ना मतलब जो क्या बोलते हैं एक तरीके से मतलब राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में 2020 के आसपास। आप एक बार चेक कर सकते हो यूपीएससी में 20 में, देखो यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये जो 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड आपको बात किया जा रहा है। बोला के एस पुट्टा स्वामी केस इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, बिल्कुल सही। आर्टिकल 23 आपको पता है कितना बहुत ज्यादा न्यूज में था। दूसरा बोला जा रहा है कि इट इज अंडर द आर्टिकल 21, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। कहाँ गया भाई तुम, भागो मत यार, एक दो। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी एज मसाज एंड स्पा सेंटर फॉर द सिक्योरिटी रीजन इज नॉट ए वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। देखो तीसरा इसलिए गलत है ना कि आप मान लो कि एक तरीके से इंस्टॉलेशन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, ये राइट टू प्राइवेसी हो गया, आप इंस्टॉलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो लेकिन आप अपनी प्राइवेसी के लिए तो इसको इंस्टॉलेट नहीं, कैन नॉट अलाउ, क्योंकि क्या है ना एक तरीके से सेंटर जो कैमरा वगैरह हो गया, तो प्राइवेट स्पेस पे आप क्या कर सकते हो एक तरीके से मतलब एक तरीके से क्या कर सकते हो, ये कैमरा वगैरह ये सब चीज आप वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वही चीज बोला जा रहा है कि जो मतलब जो इंस्टॉलेशन ऑफ जो सीसीटीवी जो रिक्वायरमेंट है, तो परमिशन वो एक तरीके से आपको क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको क्या ना पूरा परमिशन वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये जो रीजन है एक तरीके से क्या ना ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना स्टेट उसको क्या करता है, अलाउ नहीं करता इंटर करने के लिए। द प्राइवेट स्पेस वेयर द प्राइज जो भी मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करता है, अलाउ नहीं करता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो गया, गलत हो गया। पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, और आपको ये बताना है कौन से ईयर में ये चीज़ आर्टिकल जो राइट टू प्राइवेसी को एक तरीके से अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसीलिए 2020 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा क्या ना करंट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, 2 मिनट हम लोग बात करते हैं। तो कुछ अब हम लोग क्या है थोड़ा सा करंट अफेयर के रिलेटेड भी चलते हैं। वैसे तो करंट अफेयर का आपको पता ही है कि एक बेटर सा भी रिवीजन टेस्ट चल रहा है, जिसमें आप लोग को पूरा एक एक चीज क्वेश्चन क्लियर मिल रहा है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को वो परफेक्टली आप लोग के लिए वो बेस्ट है। आप जाके एक बार देखना, रिवीजन करना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है और क्या मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक स्कीम है, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि उसने पहला यहाँ पे बोला कि इसका एम क्या है, इट्स एम टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेज इन ऑब्जर्व द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो देखो जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज है, वो स्कीम लॉन्च किसका कौन से अंदर किसके अंदर किया गया था, आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उसका एम ही यही था कि जो कॉम्पिटिटिवनेस जो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो इंडिविजुअल मतलब माइक्रो इंटरप्राइजेज से रिलेटेड जो और मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग उसको क्या करना, हम लोग को क्या ना प्रमोट करना है, सीधी सी बात है। उसके रिलेटेड यहाँ पे ये चीज ये दिया गया था। ठीक है, एक तरीके से बोला गया था कि अगर आप मान लो धीरे धीरे अगर आप लोअर लेवल्स को उसको प्रमोट करना स्टार्ट करो तो क्या होगा, ये एक चेन बनता जाएगा, फिर आगे वो चीज चेन बनेगा, फिर आगे उसके रिलेटेड चेन बनेगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया था कि ये चीज क्या है कि एक तरीके से एक एम है कि क्या कॉम्पिटिटिवनेस है उसको यहाँ पे ये क्या कर रहा है एक तरीके से उसको एक तरीके से उसके मतलब कह सकते हैं कॉम्पिटिशन जो भी होता है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की जाती है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट 10 ईयर फ्रॉम 2021 टू 2030। देखो ये 10 साल के लिए तो नहीं हो सकता पहली चीज, तो यहाँ पे 10 साल यहाँ पे कितना है 5 साल। अगर ये 5 साल अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो आप एक में जोड़ लो, अगर 2021 से अगर हम ले लेते तो कहाँ तक चलेगा, 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपको ये थोड़ा सा बस ये एक माइनर सी चीज से रिलेटेड आपको क्या है यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये देखो अभी आपको मैंने एक रिवीजन का जो टेस्ट सीरीज बताया तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि वन प्रोडक्ट ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फिर ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ऐसा मैंने एक इनिशिएटिव बताया। तो ये जो एक तरीके से स्कीम है ना उसी के तहत इसको इंक्लूड किया गया था। किसके तहत, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको क्या करना एक तरीके से इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके अंदर ये इसको एक तरीके से वो ये उसके अंदर एक अम्ब्रेला से रिलेटेड है, अम्ब्रेला स्कीम से रिलेटेड ये चीज हो गया उसके लिए। ठीक है,
तो किस पूछा जाए तो पता होना चाहिए किसके रिलेटेड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड ये बात किया जा रहा है। तो अगर ये यहाँ पे ये दूसरा गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया ए। तो एक्सप्लेनेशन आपको समझना है, एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन ये नहीं कुछ और आएगा तो आप वो चीज समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के रिलेटेड बात किया जाए इंडिया में, तो बोला जा रहा है कि देयर एम ऑफ द एम ऑफ द स्कीम इज टू अचीव द फाइनल कैपेसिटी ऑफ 40 गीगावाट फ्रॉम द रूफ टॉप सोलर प्लांट बाय द 2022। तो देखो ये बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पहले अकॉर्डिंग टू द रिन्यूअल फ्रॉम द रिन्यूअल रिसोर्सेज, 1 मिनट, फ्रॉम द रिन्यूअल रिसोर्सेज बोला गया था कि जो रूफ टॉप जो सोलर प्लांट लगता है ना, सोलर प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है उसमें ये बोला है कि फाइनलाइज कम से कम 40 गीगावाट हमको जो एनर्जी कैपेसिटी हो कहाँ से चिप करना है, वो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट से। कब तक, वो 2022 तक ही है, क्योंकि आपको पता है कि 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट था, जिसमें 175 गीगावाट टारगेट में क्या ना 100 गीगावाट सिर्फ और सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट से था। और उस 100 गीगावाट में अगर 175 गीगावाट का टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें 100 गीगावाट किसका है, 100 गीगावाट आपको क्या है ना सिर्फ और सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट से। दूसरी चीज, और इसी में अगर 100 गीगावाट सोलर है तो इसी के अंदर अगर आप इंक्लूड कर देते तो जिसमें 40 गीगावाट बोला गया था रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। दूसरा बोला जाए कि न्यू रूल मैंडेटेड नेट मीटर फॉर द रूफ टॉपिंग सोलर प्रोजेक्ट अप टू द 10 किलोवाट। तो देखो अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखो अगर बोला गया था कि जो पावर मिनिस्ट्री था उन्होंने नया रूल तो बनाया था, ये चीज है, लेकिन उसमें रूफ टॉप जो आप बोलोगे रूफ टॉप सोलर एबव जो यहाँ पे 10 अप टू ने बोला गया था, यहाँ पे बस कहाँ गया भाई, यहाँ पे अप टू ने बोला गया था, एबव बोला गया था, ठीक है, एबव 10 सीटें, ठीक है ना। और उससे ऊपर आप ये चीज कर सकते हो, तो यहाँ पे यही बोला गया, जो नया रूल बनाएगा तो उसमें बोला गया था कि अप टू के बिहाफ पे क्या होगा, एबव 10 बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ आना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया। बस आपको ये कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट अगर आप समझ ले तो ये सब चीज तो आपके लिए हुआ है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो प्लीज अगर आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जो 5 से लेकर 11 के बीच में आता है, तो आर्टिकल के अंदर आता है, तो प्लीज हमारे चैनल पे ये वीडियो डाला हुआ है पॉलिटी से रिलेटेड, आप प्लीज उसको फॉलो करेगा। उसमें कोई इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत हो तो प्लीज आप यहाँ से आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके नीचे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में लाया गया था, तो उन्होंने पास होने का जो किस बेसिस पे पास हुआ था, जिससे 6 नन मुस्लिम जो कम्युनिटी था जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर वो मान लो भारत में आते, ठीक है, कब, इसके लिए उन्होंने एक डेट दिया था, डेट क्या दिया था, दिसंबर 2014 आई थिंक दिया था, 31 दिसंबर 2014, ठीक है। तो उन्होंने इससे पहले अगर वो आता तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल और जो भी हो वो क्या होगा, एक तरीके से क्या है ना, एक तरीके से वो मतलब यहाँ पे उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको सिटीजनशिप यहाँ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया, जो 6 नन मुस्लिम कम्युनिटी थे जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कब आए थे, बिफोर एंट्रिंग 2014 ना कि 2015, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, आंसर यहाँ पे गलत है, आपको थोड़ा सा समझ आना है। नेक्स्ट बोला कि देयर इज ए प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर एंटरिंग द कंट्री इलीगल एंड स्टे हियर ऑन एक्सपायरिंग हिज वीजा एंड परमिटेड। बिल्कुल सही है, एक प्रोविजन तो है कि वो एक तरीके से इलीगल यहाँ पे करार दिया जाएगा, और ये होना भी चाहिए एक तरीके से। तो जो भी ऐसा अगर उसमें बोला गया, तो जब वो सीए आया हुआ था तो उसमें यही चीज बोला गया था कि अगर मान लो आप कंट्री वाइड में इसी के तहत क्या किया गया था, एनआरसी लागू किया गया था, जो किसके लिए बेनिफिट होता, जो कि बेनिफिट होता है एक तरीके से नन मुस्लिम लोगों के लिए जो उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। तो उसी चीज से रिलेटेड यह बात किया जा रहा है। सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल सही है, फर्स्ट लेकिन क्या यहाँ पे गलत है, तो आंसर क्या हो गया, बी। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल पे जो वीडियो है पॉलिटी सेक्शन में जाके आप इसको एक तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको घूर सकते हैं, घूर भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जो आप पे बेस्ट हो। जल जीवन मिशन, देखो जल जीवन मिशन मैंने अभी आपको एक जलदूत ऐप का एक टॉपिक मैंने क्लियर करवाया, उसमें जाके आप देखना मैंने एक एक चीज वहां पे क्लियर किया, ठीक है। तो चलो जल जीवन मिशन, ये आपको पता है ये लेटेस्ट बहुत नया नया मिशन, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, एक तरीके से बनाया, तो ठीक है। ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है ये, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंट किया गया था अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये जो जब जल शक्ति इसको अप्रूव किसके थ्रू किया गया था, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के तहत, जो मेनली बहुत ऐसे स्टेट जैसे मान लो कि मतलब मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसी की चीज जो जल जीवन मिशन का एम ही क्या था, इसका कुछ एम भी आपको पता होना चाहिए, इसका एम क्या था, 1 मिनट, हाँ, इसका एम यही था कि क्या क्या ना कि जैसे टैप वाटर जो पानी जो मतलब टैप के थ्रू क्या ना हर एक घर में क्या ना पहुंचाना, एक तरीके से हर घर जल योजना 2024 तक
ये चीज उसके लिए ये इसके तहत एक योजना था, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक नया इनिशिएटिव, एक नया मिनिस्ट्री बनाया था, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जिसके तहत ये सारा काम हो सकता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट बोला इट इज ए 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम, बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे 100% नहीं था, यहाँ पे 90%, 90:10, हर एक सेंटर और स्टेट का शेयर क्या था, अलग अलग था। जैसे मान लो हिमालय रीजन है तो उसमें 90:10 होगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन होगा तो 90:10 होगा, और कोई स्टेट है तो क्या होगा, 50-50 होगा, या कोई जैसे यूनियन टेरिटरी है, 1 मिनट, तो जैसे यूनियन टेरिटरी वहाँ पे क्या होगा, 100% होगा। हाँ यहाँ पे अगर यूनियन टेरिटरी आता तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 100%, एक गलत होगा। हिमालय नॉर्थ ईस्ट हो गया 90:10 होगा, अदर कोई स्टेट हो गया तो 50-50, और अगर मान लो यूनियन टेरिटरी है तो 10 मतलब 100%, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड गलत हो गया, पहला यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या हो गया, ए। अगर इसमें भी और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप क्या करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मुझे भी नहीं पता ना कि आपको क्या इशू आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं भी उसी अनुसार से आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए क्या मतलब आपको एक तरीके से बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसीलिए मैं वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप क्या करो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरा ये मेल है, मेल कर सकते हो, ठीक है। देखो मुझे पता है कि आपको लगा ये नया नया चीज है, क्या क्या सर पढ़ा रहे होंगे पढ़े, लेकिन अगर आप एक बार पेपर दे के आना, कोई भी पेपर दे के आना, जैसे मान लो अगर आप बीपीएससी दे के आओगे, सपोज करो, फिर आप क्वेश्चन अगर देखना, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर मान लो 40 क्वेश्चन करेंट से आ रहा है तो मैं इतना लिख के दे रहा हूँ कि कम से कम 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हूबहू या आपको यहाँ मिलेगा, या मैंने उसको क्या है एक्सप्लेन किया हुआ, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। अभी मैंने मानता हूँ मैं मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं यार चीज मैं छोड़ दूंगा, कुछ सब कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला उज्ज्वला स्कीम है। सबसे पहले देखो उज्ज्वला का आपको अगर स्कीम है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उज्ज्वला का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, अगर आप नहीं बताओगे तो हम तो बताएंगे भैया, सीधी सी बात है। तो देखो उज्ज्वला का स्कीम में क्या, उन्नत ज्योति उपाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये फुल फॉर्म आपको, देखो मैं फुल फॉर्म यहाँ बता दिया लेकिन मैंने लिखा नहीं है ना, तो मैं यही चीज बता रहा हूँ आपको, क्या ना थोड़ा सा माइंड को क्लियर करके यहाँ पे आपको पढ़ना, ठीक है। तो उज्ज्वला के लिए जो स्कीम था उसके तहत क्या था, दूसरी चीज कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है ना ये बोला गया था कि जो मतलब एक तरीके से जब इसका अभी मतलब जो भी हो 2022 में आज तक आई थिंक 7 साल कंप्लीट हो गया होगा, अभी 8वां साल उसका कंप्लीट होगा। तो उसमें ये बोला गया था कि आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल करना, क्या सेल करना, एक तो एलईडी बल्ब जो है ना उससे रिलेटेड या मीटर वगैरह जो भी है ना वो क्या है ना आपको घर घर आपको क्या करना है, या तो डिस्ट्रीब्यूट करना या उसको सेल करना, ठीक है। ये प्रोग्राम बनाया गया था। इसमें क्या बोला गया था, ये एक तरीके से बोला गया था कि ये वर्ल्ड का जो है ना लार्जेस्ट इनिशिएटिव क्या था, जीरो सब्सिडी जो है ना डोमेस्टिक लाइट प्रोग्राम था, जो कि बोला गया था 35 से 40 करोड़ लोगों को इसको ये मिला हुआ था, ठीक है। तो ये बोला गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक गैस नहीं है, एक तरीके से आपको पता है डोमेस्टिक क्या था, लाइटनिंग प्रोग्राम था, ना कि डोमेस्टिक गैस प्रोग्राम था। ये भी यहाँ पे क्या होगा, गलत हो गया। ये छोटी छोटी चीज आपको समझ आना चाहिए। तो आपको क्या होगा, पहला और तीसरा तो वैसे गलत हो गया, तो ये देख लो। अब दूसरे पे हम लोग चलते हैं। पहले उससे पहले जाने से पहले जो उज्ज्वला स्कीम था वो कब लॉन्च किया गया था, 2015 में ये लॉन्च किया गया था। ये इनिशियल फेज का था, ठीक है। उसमें यही बोला गया था जो एक तरीके से आपको क्या करना, एनर्जी वगैरह क्या ना आपको सेव करना है, और ये एक तरीके से इसको कंट्रोल या इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट किसके अंदर इसको डाल दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अब आप बोला कि इट प्रोवाइडेड एन टू द डोमेस्टिक लाइट, ठीक है, impetus to the impetus and sorry it provided an impetus us to the domestic light industry and encourage the make in India program। ये बिल्कुल सही। देखो इसमें क्या था ना कि अगर मान लो ये इनकरेज करेगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, क्योंकि क्या अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम कैसे इनकरेज करेगा, इसमें क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, जैसे एलईडी वगैरह होगा, ये डोमेस्टिक इसको क्या करेगा, एक तरीके से मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। और इसको अगर ये मान लो अगर हम डोमेस्टिकली इसको मैन्युफैक्चर करते क्या होगा, ऑटोमेटिकली किसको बेनिफिट होगा, हमारे देश के लोगों को ही इससे रिलेटेड बेनिफिट होगा। तो मतलब क्या हो गया, दूसरा भी सही हो गया, पहला और तीसरा क्या है ना गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, तो इसमें पूछा भी क्या जा रहा है, इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। ये चीज पेपर में आपको देखना है, दैट्स ए वेरी बेनिफिट फॉर यू एज वेल एज बेनिफिट फॉर द पर्सन जो गो थ्रू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, जो कंसिडर द नेशनल वाटर अवार्ड। अब देखो नेशनल वाटर अवार्ड से रिलेटेड अगर बात किया जा रहा है तो नेशनल वाटर अवार्ड जो है ना आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेशनल वाटर अवार्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये जो मिनिस्ट्री, ये अवार्ड किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ठीक है।
किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ वाटर से रिलेटेड आ भी सकता है, जल शक्ति। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन मैंने यहाँ इसलिए इसमें नहीं है तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इसमें कोई स्टेटमेंट क्या दिया गया ये समझो। स्टेटमेंट बोला गया तमिलनाडु वन द फर्स्ट प्राइज फॉर इट्स एफर्ट इन द कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। तो देखो सबसे पहले तो ये पता है, जो तमिलनाडु नहीं है यहाँ पे क्या ना उत्तर प्रदेश है। पहला तो यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गया, इनकरेक्ट भी पूछ रहा था। यहाँ पे क्या ना उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो ये यूपी को एक तरीके यूपी ने क्या किया, पहला प्राइज जीता किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। तो ये कब मिला था, 2020 की ये बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको देखो उसके बाद क्या हुआ, राजस्थान हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तमिलनाडु। ये राजस्थान और तमिलनाडु सेकंड एंड थर्ड एक तरीके से इन लोगों ने ये चीज लिया था, ठीक है। क्योंकि देखो इसका मेन मकसद क्या था कि आपको पानी को क्या करना, कंजर्व करना है। क्योंकि आपको पता है आज के समय में पानी का कितना इशू हो रहा है, तो उसी चीज से रिलेटेड इन लोगों ने यहाँ पे बात किया था। एक अवेयरनेस इन लोगों ने यहाँ पे बनाया था कि जिससे आप क्या कर सकते हो, पानी वगैरह कंजर्व। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी इंसान को बोले कि आप ये काम करो तो वो नहीं करे, लेकिन बोले कि आपको इसके लिए मैं 5 रुपए दूंगा, तो इंसान क्या करेगा, खुशी खुशी वो काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज बोलने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको क्या ना, पर अगर करते हो अच्छे से, अगर मान लो वाटर कंजर्व करते हो या उसके रिलेटेड आप इन्हें एफर्ट लगाते हो, तो आपको क्या ना उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहला यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल गलत। दूसरा बोला दिस अवार्ड इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखो ये अवार्ड आगे भी मैंने बताया पानी से रिलेटेड, तो मोस्टली क्या ये अवार्ड क्या किसके थ्रू दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। एंड दूसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये भी गलत आई थिंक हो गया है, दोनों के दोनों अगर गलत है तो आंसर क्या हो गया, सी। क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। तो आपसे पूछा होना चाहिए ये अवार्ड गिवन बाय किसके थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड रिजर्वेशन, ठीक है। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो आपको ये पता जो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है जो लॉन्च किया था, तो पहली बार जो नेशनल वाटर अवार्ड वो कब, 2018 में। ये भी थोड़ा आपको याद होना चाहिए। यूपी को कब मिला था, 2020 में। और ये स्टार्ट कब किया गया था, ये पहली बार ये 2018 में। ये चीज आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं इसलिए ये चीज आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप, तो अपने पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो एक स्टेटमेंट दिया हो किसके रिलेटेड है, गवर्नेंस 2021 से रिलेटेड। तो आपको थोड़ा सा ये समझना, गवर्नेंस 2021 यहाँ बोला जाता है, मतलब क्या चीज के बारे में ये बात कर रहा है, ये थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग को इतना प्रैक्टिस तो हो ही गया वो 5-6 की, मतलब 5-6 जो अभी मैंने टेस्ट सीरीज लिया उससे आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आ ही गया होगा कि अगर अब आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाए तो आप लोग क्या है तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज अभी क्या है ना, अब आपको भी ये सीरीज चलता रहेगा। अभी क्या है ना, मैं थोड़ा सा क्या है ना पॉलिटी से रिलेटेड भी, इसलिए मैं पॉलिटी का बैक टू बैक मैं सीरीज आप लोग को दे रहा हूँ, बैक टू बैक क्वेश्चन वगैरह आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसीलिए अभी अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, मतलब 83 पे क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है गवर्नेंस रिलेटेड। तो आप क्या यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ छूटा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, विद 1 मिनट, विद रेफरेंस टू, ठीक है ना, टू 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस था, क्या था 24th, सॉरी फॉर दैट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ऑन ई गवर्नेंस 2021। तो देखो आपसे जो पूछा जा रहा है इसके बारे में, अब आप समझ गए क्वेश्चन क्या था। बोला जा रहा है जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ, और स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि क्या ना, आपको बोला गया क्या, जो किसके रेफरेंस में, 24 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अब उस चीज से रिलेटेड है, अब उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने क्या 2 स्टेटमेंट दे दिया था। हम लोग क्या ना एक एक करके फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या पढ़ते हैं कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग, ठीक है। सेकेंड बोला जाता है हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस वाज एम्बेरेस्ड एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो देखो पहला चीज तो आपको क्वेश्चन ये बोला कि ये नीति आयोग के थ्रू तो नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले चीज, अगर ये नीति आयोग के थ्रू नहीं होता है तो किसके थ्रू होता है, तो 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो जिसको ऑर्गेनाइज किया था किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो कौन है ये आपको याद होना चाहिए, कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है।
अब आपसे ये वही मिनिस्ट्री ऑफ द जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है उनके थ्रू है, ठीक है। और किसके किसके बीच में ऑर्गेनाइज, किसके किसके बीच में, जो मतलब जो भी है, और कौन है दूसरा, कौन है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ द, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ई की बात है तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर ई की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर तो होगा ही होगा, जो कि मतलब जो ये एसोसिएट किया गया था हैदराबाद में, ये चीज आपको हैदराबाद में, तेलंगाना में, सॉरी, हैदराबाद, ये एसोसिएट कहाँ किया गया था, तेलंगाना में, जो स्टेट, जो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है तेलंगाना की, उसके थ्रू ये एसोसिएट किया गया था, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस वाज एम्बेरेस्ड एट द कॉन्फ्रेंस। तो देखो ये कॉन्फ्रेंस जो है ग्रेट एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज था। जैसे क्या होता है ना कि इंसान क्या बोलता है, अपना अपना आइडिया जो होता है ना, आपने देखे होंगे, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, कुछ नया इनोवेशन, जैसे कि मान लो कोरोना के समय क्या हुआ, ड्रोन का भी सबसे ज्यादा यूज किया गया, ड्रोन हो गया। दूसरा क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया। आपने देखा ये सब क्या हो गया, ये एक तरीके से लेटेस्ट जो यूनिक आइडिया आया था। पहले तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ना नहीं ही होता था, तो जब कोरोना आया तो उसने क्या बताया, एक यूनिक आइडिया जो ऑनलाइन क्लासेस का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह उस समय यूज किया गया। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है। तो ये जो था ना, ये कहाँ पे था, हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस एम्बेरस हुआ था, वहीं पे हुआ था, ठीक है। क्योंकि देखो इस डिक्लेरेशन का टारगेट ही यही था कि मतलब जैसे सिटीजन हो गया, और जो सिटीजन होगा और गवर्नमेंट को क्या है, डिजिटली प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या है आपस में क्लोज लाना है। आज के समय में आप देखते हो कोई भी इंसान क्या होता है यहाँ पे फेमस हो जाता है। आप देखते हो ना, कोई भी लप्पू सा हो गया, झंडू सा हो गया, जो भी चीज बोलते हैं वो भी आजकल फेमस हो रहे हैं। तो वो क्या है ना, एक तरीके से अपने आप को ये समझना कि वो क्या है ना, सोशल मीडिया पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, वहां पे इंसान क्या होता है, जो भी कुछ भी लगा बोला गया और इंसान को वही चीज अच्छा लगने लगता है। क्योंकि देखो आज के समय आपको पता है कि इंसान को गलत चीज बहुत जल्दी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो उसमें भी अपना इंटरटेनमेंट खोजता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आज के समय इंटरटेनमेंट का साधन ना के बराबर हो गया, तो यहाँ पे वही चीज इंसान खोजता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आना है कि यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा गलत हो गया, पहला गलत हो गया और कौन सा दूसरा सही हो गया। तो आंसर पूछो भी कौन रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो देखो ये मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बस बताने की कोशिश करूं, जिससे आपको क्या ना बाद में कभी भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है किसके, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, उससे रिलेटेड ये बात किया जा रहा है, उसके रेफरेंस में। तो देखो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है कब स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके माइंड में ये आता है तो आप बता दीजिए कब स्टेब्लिश किया गया था। स्टेब्लिश भी कह सकते हैं कौन से ईयर में, ये होना चाहिए 1993 में। देखो ये कहीं दिया हुआ नहीं, इसलिए मैंने क्या बोला कि ये फुल ऑन एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1993 में। दूसरी चीज इसमें क्या है ना, ये जो सफाई कर्मचारी जो ये मतलब एक तरीके से जो जो था ना, ये जो वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम था, इसको बंद कर दिया गया कब, 2014 के आसपास में। ये मैंने भी एक न्यूज पढ़ा था, 2014 के आसपास में इस प्रोग्राम को जो क्या किया गया, एक तरीके से इस वेलफेयर को एंड कर दिया गया। उसके बाद जब इसका टेन्योर खत्म हुआ तो ये एक तरीके से क्या ना, आप इसमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए जब अगर बना है तो ये खत्म तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये दो चीज बताया, तो इससे क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो पहला क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा बोला जा रहा है कि इट एवेल्यूएट द एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम फॉर सफाई कर्मचारी एंड इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेवेंसेस, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखो ये यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि जो जो एक तरीके से इसमें आपको जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्रिवेंजेस आर देयर, रिहेबिलिटेशन जो रिहेबिलिटेशन एक्ट था 2013 के, आई थिंक, हाँ 1 मिनट, 2013 का ये एक्ट था, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में ये चीज बोला गया था, ठीक है। जिसमें क्या नहीं, अगर मान लो सेंटर हो गया या स्टेट हो गया, वो लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से अगर इनके रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स वगैरह आते उन पे क्या कहते हैं, एक तरीके से ये लोग क्या है अच्छे से एक तरीके से ध्यान दे सकते थे, ठीक है। तो उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, तो 2013 से रिलेटेड अभी मैंने क्या यहाँ से 2 से 3 चीज आपको मैंने इंपॉर्टेंट, जो अगर वन लाइनर पेपर देते तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दूसरा तो सही हो गया, तो आंसर क्या हो गया, आपको ये पता होना, आंसर हो गया बी। देखो मैं टिक मारूं या ना मारूं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज दैट कि आपको इस क्वेश्चन, अगर आपने एक क्वेश्चन समझा तो उससे आपको क्या समझ आया, आई जस्ट वांट टू नो दैट कि आपको उसमें क्या समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि डीआरडीओ मतलब डीआरडीओ से रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये बात किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन आप मान के चलो कि पेपर में आ ही जाएगा, क्योंकि अभी के समय में क्या है ना, जो इतना लेटेस्ट अभी डीआरडीओ इसरो ये सब बहुत ज्यादा न्यूज में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज बोला ही जा रहा है, जो डीआरडीओ से रिलेटेड अगर सबसे पहला चीज अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या पूछा जा रहा है, कि आपको ये पता होना चाहिए डीआरडीओ से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि ये पहला क्या है कब एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये 1958 में यहाँ बोला जा रहा है।
दूसरा बोला जा रहा है क्या, जो ये जो मिसाइल डेवलप जो अंडर द आईजीएमडीपी जो मतलब जो डीआरडीओ इंटीग्रेट करता है, वो कौन कौन सा यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे तो सिर्फ नाम दिया हुआ, अभी मैं एक सीरीज एक मतलब टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें आपको सारा मतलब पीसी है मतलब पीएसएलवी हो गया या जो मतलब जीएसएलवी हो गया, सारा का सारा मैं वहाँ पे क्लियर करने का कोशिश करूंगा, सब कुछ उसमें आपको कहना ओवरव्यू आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो अब डीआरडीओ जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो अभी 2002 मतलब 22 के आसपास ये बोला जाता है कि जो अपना 64th फाउंडेशन डे बनाया था, ठीक है। तो उस हिसाब से किसने बनाया था, तो ये सही है डिफेंस जो हमारे ये किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, और ये सही है 1958 में इसको क्या कहता है, स्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत जो डीआरडीओ के अंदर बहुत अलग अलग प्रोग्राम होता है, जैसे कि आपको पता है जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, जैसे जो ये एक तरीके से ऐसा जो जिससे जिसके नाम से क्या एपीजे अब्दुल कलाम सर की फीलिंग आती है, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की फीलिंग जो ये इसमें क्या हुआ ना, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल वाला जो बात मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या ना सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसने निभाया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज क्या ना अलग अलग जैसे मिसाइल, अभी मैंने मिसाइल बताया क्या ना, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, नाग हो गया, ये सभी के सभी मिसाइल जो डेवलप किए किसके अंदर में, आईजीएमडीपी के अंदर ही ये सारे के सारे डेवलप किए गए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे ये अगर दोनों के दोनों अगर यहाँ पे अगर आंसर सही है तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी होगा, क्योंकि करेक्ट यहाँ पे पूछा जाए। मेन आपको क्या ना यहाँ पे भी देखना क्या पूछा जा रहा है, मेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो मतलब टू रेफरेंस टू द इंटीग्रेटिव पैक्ट। देखो सबसे पहली बात आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटिव पैक्ट, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेटिव पैक्ट जो एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट जैसे मान लो कि ये मतलब इनवेजे जो एग्रीमेंट होता है किसके 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 बीच में होता है, तो ये एक तरीके से जो प्रोस्पेक्टिव जो वेंडर हो गया या जो जैसे बीडर बेड जो कोई बेट लगाता है या जो कोई खरीदता है, वो क्या कर सकता है, वो मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या ना, टू नॉट इन्वॉल्व इन एनी करप्ट प्रैक्टिसेस इन एनी एस्पेक्ट और स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसी को इंटीग्रेटेड पैक्ट कहते हैं। इसका ये मतलब अगर ऐसा कोई वायलेशन एनी कोई वायलेशन अगर ये लोग को इसको करते हैं, मतलब एक तरीके से इसको मतलब एक तरीके से किसी भी मतलब एक रूल्स रेगुलेशन को ये लोग मतलब वायलेट क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, एक तरीके से जो बीडिंग होता है उससे क्या कर सकते, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि इंटीग्रेटेड पैक्ट में इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली रिव्यू द डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन इफ द पार्टी हैज कंप्लाइंट एंड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द पैक्ट। तो देखो ये भी सही है, जो इंटरनल मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर एक तरीके से क्या है ना, ये इंडिपेंडेंटली और जो ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करता है, जैसे कोई भी चीज डॉक्यूमेंट हो गया जो मतलब पार्टी वगैरह जो जिसने डिटरमाइन किया, उससे ये पता चल सकता है ना कि किसके अंदर जो भी क्या जैसे मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो एक तरीके से क्या होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं एक तरीके से ये इस एग्रीमेंट या एक्टिविटी को वो क्या करता है, एक बार देख रेख करते हैं। यहाँ पे ये सीधी सी बात ये बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, तो आंसर क्या हो गया, सी। इंपॉर्टेंट आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिकल पार्टनरशिप है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको क्या ना को एक बार पढ़ ही लेना है, क्योंकि आपसे किसी भी पेपर में पूछ लिया जाएगा आरसीईपी में कितने मतलब एक तरीके से मेंबर वगैरह रहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप जो साइन किया गया था, जो मतलब एक तरीके से आरसीईपी में जो साइन किया गया था कब, तो 2020 के आसपास 15 मेंबर ने साइन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कहाँ गया भैया माउस का, 15 मेंबर, ठीक है। तो जो यार जो 15 मेंबर थे ना, वो कब 2020 में जो भी हो 2020 के आसपास की ये बात की जा रही है, ठीक है, आरसीईपी में। तो कौन कौन से थे आपको पता होना चाहिए। देखो चाइना था, ये फिक्स है। अब यहाँ पे जो जो नाम दिए मैं बताया, तो चाइना तो था ही था, जापान भी था, जापान के बाद साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया अगर नहीं है तो चलो साउथ कोरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो देखो न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे नहीं है, तो चाइना हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और साउथ कोरिया हो गया। 5 तो ये हो गया और टोटल 10 क्या हो गया तुमको, एशियन ग्रुप के जो कंट्री है वो हो गए टोटल। एशियन जो ग्रुप ऑफ द 10 कंट्री है, जैसे कि मैं आपको ब्रनोइस हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया एंड वियतनाम हो गया। ये सभी के सभी यहाँ पे थे, ठीक है ना। तो 10 वो हो गया, 1 मिनट, प्लस 5,
तो टोटल कितने हो गए, 15 देश यहाँ पे मिलकर इन लोगों ने RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप में बात किया था। तो देखो म्यांमार भी है, कि म्यांमार किस में है, एक तरीके से ये 10 एशियन कंट्री में, तो ये भी आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। नॉर्थ कोरिया नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, साउथ कोरिया। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 आंसर जो भी आपको लगे यहाँ पे क्या ना, आंसर सी हो गया। ठीक है, तो देखो इसका ये मतलब क्या है ना, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, अब आपको थोड़ा सा मैं इसमें एक ओवरव्यू देने का कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। मुझे मेरे अनुसार से तो ये 100% है, ये जो ओवरव्यू मैं दूंगा, लेकिन आपको भी इसमें बेटर लगना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये एक तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है ना, ये क्या है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोला, जिसमें क्या ना कम से कम बोला गया है कि जो वर्ल्ड का जो 30% पॉपुलेशन इसमें कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि इंडिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा, 2000 जो मतलब एक तरीके से लेंथ, तो इंडिया लेफ्ट कर दिया था ग्रुप को कब, 2019 में ही इस चीज को लेके। इसलिए इंडिया का यहाँ पे आपने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडिया ने इसको 2019 में एक तरीके से ये इन लोगों ने इसको क्या कर दिया, इंडिया ने इसको लेफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड वो काम करना नहीं प्रेफर कर रहे थे। तो यहाँ पे यही जो इन्होंने फिर एक जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप उन लोगों ने फिर इफेक्टिवली वर्क करना स्टार्ट किया, और इन लोगों ने इसको क्या बनाया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बनाने का इन लोगों ने कोशिश किया। ठीक है, आपसे बोला जा सकता है इंडिया मेंबर है या नहीं, तो इंडिया पहले था, लेकिन 2019 में इन लोगों इंडिया ने क्या कर दिया, एक तरीके से यहाँ से उन लोगों ने अपना इंडिया ने हाथ खींच लिया। ठीक है, सी उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन था उनका भी, सही उनका भी सोच, अपने भारत के जो मिनिस्टर थे जिन्होंने इस चीज से, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है, तो उनका सोच गलत नहीं था, दैट सोच इज मतलब थिंकिंग इज वेरी मतलब पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या है ना डोमेस्टिक लेवल पे सोच रहे थे कि मतलब जो अपने से जो जिससे जो सेल्फ आत्मनिर्भर के रिलेटेड जो काम करे, उन सभी चीज से रिलेटेड वो बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पेंगोंग सो लेक। तो देखो पेंगोंग सो लेक आपको पता होना चाहिए, ये एक तरीके से क्या होगा, सॉल्ट सेलाइन लेक है पेंगोंग सो लेक। अगर मान लो सपोज आपसे बोला भी जा सके, तो ये क्या है, एक तरीके से सलाइन लेक है। ठीक है, तो ये देखो सलाइन लेक है जो कहाँ पे क्रॉस करता है, एक तरीके से क्या नहीं, ये जो वेस्टर्न जो लद्दाख है और ईस्टर्न तिब्बत से रिलेटेड, मतलब इस तरीके से आज अगर हम मान लेते हैं, 1 मिनट, कहाँ जाऊँ, यही बना देता हूँ। तो देखो एक तरीके से ये एक तरीके से वेस्टर्न लद्दाख और इधर थोड़ा सा ये जो है ईस्टर्न तिब्बत, उसके बीच में एक तरीके से सॉल्ट लेक है। तो ये बिल्कुल क्या नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि, लेकिन ये एक तरीके से क्या है ना, आपको पता ईस्टर्न, यहाँ पे देखो वेस्टर्न लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम सही से लद्दाख की तरफ देखें तो ये ईस्टर्न लद्दाख होना चाहिए। यहाँ पे क्या ना ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत होना चाहिए, तो ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा बोला जा रहा है क्या कि ये एक तरीके से द लेक दैट हैज ए लैंड लॉक बेसिन, दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडस रिवर वैली। देखो एक तरीके से आपको लैंड लॉक तो है विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडस, जो एक तरीके से इंडस रिवर बेसिन। ठीक है ना, लेकिन ये पार्ट नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं सेपरेटेड फ्रॉम, एक तरीके से क्या है इंडस रिवर बेसिन। तीसरा बोला जा रहा है, दूसरा भी यहाँ पे तीसरा द लेक स्ट्रेचेज फ्रॉम 130 किलोमीटर डिवाइडेड इनटू द 5 सब लेक। तो देखो एक तरीके से जो पेंगोंग सो को लेक जो है ना, एक तरीके से 134 किलोमीटर में फैला हुआ, और ये 5 एक तरीके से 5 सब लेक में ये डिवाइड हो चुका है। तो जैसे सो हो गया, नायक हो गया, रूम हो गया, सो मतलब ट्विंस लेक होता है, और नाइसो सो हो गया। तो ये अलग अलग एक तरीके से नाम है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है ना सही है। नेक्स्ट प्लस इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन इनर लैंड परमिट टू विजिट द लेक, लेकिन ये गलत है। तो विजिट करने के लिए अगर लेक, तो आपको इनर लैंड परमिट आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो लोकेटर मतलब एक तरीके से क्या है ना, ये एक तरीके से चाहे एलओसी के आसपास ही आ जाता है ना, मे बी, हाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एलओसी के आस एल ए सी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जाता है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला नाटो। अभी नाटो भी बहुत ज्यादा एक तरीके से न्यूज में, अभी आपको पता है नाटो कितना न्यूज में था। तो नाटो का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया है नाटो का फुल फॉर्म क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अभी एक लेटेस्ट मेंबर नाटो में जुड़ा है, जिसका मैंने एक तरीके से करंट अफेयर में कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ था। आप एक बार वो भी देख सकते हो, और आपको मुझे भी बता सकते हो कौन हो सकता है मैं गलत बता दिया हूँ, भाई गलत नहीं बताया हूँ ये मैं सोच रहे गलत पढ़ा दिए, गलत नहीं बताया, बट हो सकता है आप एक बार जाके एक बार करंट अफेयर देखो कौन सा मेंबर है, वो आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरीके से स्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल बेल्जियम में। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से स्टेब्लिश किसके थ्रू स्टेब्लिश किया गया था, ये वॉशिंगटन ट्रीटी जो था उसके तहत, जो नाटो का था उसके तहत, ये जो कि साइन कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। ये साइन किया गया था 1949 के आसपास, ये साइन किया गया था, पहली चीज।
दूसरी चीज आपको ये बोला जाएगा कि देखो नाटो एक तरीके से क्या ना नॉर्थ जो नॉर्थ और नॉर्थ अमेरिका हो गया या यूरोपियन कंट्री जो मिलिट्री अलायंस वगैरह के रिलेटेड वर्क होता है उस चीज से बेस्ड ये है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या रखा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा गया। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, बेल्जियम में है, ब्रिसेल बेल्जियम में। पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए क्या ना कितने मतलब कब इसको बनाया गया था, 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बोला जा रहा है कि जो नाटो का ग्रुप जो कंसिस्ट करता, तो पहला तो बिल्कुल कहाँ गया भैया, हाँ पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जाए कि नाटो का ग्रुप ने 30 मेंबर की यहाँ पे कंट्री जो है वो यहाँ पे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नाटो का मतलब ये अलायंस जो ग्रो किया था 12 से 30 मेंबर का है। लेकिन नॉर्थ जो एक तरीके से नॉर्थ मैकेडोनिया एक तरीके से अभी क्या है ना, ये बोला जा रहा है कि ये भी अभी यहाँ पे जुड़ा, तो धीरे धीरे 30 तो नहीं है, ये ज्यादा होता जा रहा है, 12 से 30 तक हुआ है, लेकिन ये अभी आगे और बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको क्या ना पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या ना ये गलत है। तो नाटो मेंबर क्या धीरे धीरे ज्वाइन 2020 में भी कोई ज्वाइन किया हुआ था, जैसे मतलब मैकेडोनिया करके 2020 में ज्वाइन किया। अभी लेटेस्ट जो यूक्रेन और रसिया के लड़ाई के बीच में एक पोलैंड आई थिंक है, हाँ पोलैंड ही आई थिंक है या फिनलैंड, इसी में से कोई एक अभी क्या है ना नाटो को ज्वाइन किया। ठीक है, ये एक बार आप देख लेना, इसमें मैं भी लिटिल बिट कंफ्यूज, पोलैंड ये तो दो में से एक नाम है, कंफर्म है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस आर्टिकल 5 इज अ सेंटर फॉर द नाटो फाउंडिंग ट्रीटी। बिल्कुल सही बोला। तो जैसे कलेक्टिव डिफेंस मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो किसी भी नाटो के मेंबर पे अगर किसी ने डिफेंस मतलब एक तरीके से अटैक किया, तो आर्टिकल 5 के तहत ये बोला जाए, वाशिंगटन जो ट्रीटी हुआ था उसमें ये बोला गया था कि अगर आपने मान लो कि किसी कोई भी पहला पर्सन अगर नाटो के पहला कंट्री या कोई भी पर्सन अगर नाटो के किसी मेंबर पे अटैक करता है, तो क्या होगा, ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने उस पे नहीं, नाटो के सभी मेंबर पे उसने अटैक किया। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। तो वो लोग भी क्या करेंगे, उसका डिफेंस का जो है ना एक तरीके से अपना रिटर्निंग बैक तो जरूर देंगे देंगे। तो यही चीज बोला जा रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है, एक बार चेक कर लो, बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाएगा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आपसे कहाँ गया भाई, इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस का जो कंट्री है, इंटर गवर्नमेंटल का कह सकते हैं मिलिट्री अलायंस जो मतलब ऑफ द कंट्री है, जो कि फॉर्म किया गया था। एक मिनट, इनकरेक्ट पूछा, ये आपको पता जब मैं पहले बता देता फिर उसमें बात करेंगे। जो फॉर्म किया गया था आपको 2002 में, ठीक है ना, 2002 में जो मतलब हाँ फॉर्म नहीं मतलब ऑपरेट इसको किया गया था 2002 में, फॉर्म आई थिंक 1992 में ही किया गया था, हाँ 1992 में इसको ऑपरेट किया गया था और मतलब फॉर्म किया गया था। और ऑपरेशन कब से दे वेंट इनटू द ऑपरेशन इन 2002। तो ये जो टेसिंग पैक्ट है एक तरीके से इसमें ये आपको ये जो टेसिंग पैक्ट कह सकते हो इसको, या क्या जो भी ट्रीटी है एक तरीके से इसका दूसरा नेम है। ये जो कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो तस्कांत पैक्ट जो है ना या तस्कांत ट्रीटी कह सकते हैं, ये इसका दूसरा नेम है। ये तो बिल्कुल सही है एक तरीके से, जो कि इसका अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलो ठीक है ये आपने बता दिया एग्रीमेंट, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रसिया में है। जो कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, मॉस्को रसिया में, पहली चीज। तो देखो दूसरा बोला जाएगा जो कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है ना, प्रमोट करना पीस, इंटरनेशनल एंड द रीजनल सिक्योरिटी एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थर्ड में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एक तरीके से कौन कौन से मेंबर है अभी इसमें क्या है ना, अर्मीनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रसिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया। तो ये टोटल के टोटल मेंबर है। ये अभी करेंटली क्या इतने मेंबर क्या है एक तरीके से, जो मतलब जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में है। ये एक तरीके से कहा जाता है कि ये एक तरीके से क्या है ना, नाटो की तरह ये कनेक्टिविटी दिखाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो द कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ सीएसटीओ दे वाज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रिसेंटली रशियन क्राइसिस। ये जो एक तरीके से जो मैकेनिज्म था ना, ये एक तरीके से आर्टिकल 4, अभी मैं इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। आंसर तो यही हो गया आपका, ये आपका आंसर डी है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन आप मैं बताया, तो आर्टिकल 4 के तहत ये बोला गया था। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या जो तसिंग फैक्टर वो इन्वॉल्व करता है पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ पे, जब कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान के पीपुल जो मतलब एक तरीके से क्राइसिस के समय में, एक तरीके से फ्यूल क्राइसिस के समय आई थिंक, हाँ फ्यूल क्राइसिस के समय वो क्या है एक तरीके से फ्यूल का जो प्राइस वगैरह रेज किया गया था, उसी समय पीपुल वगैरह जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पहली बार इन लोगों ने वहीं पे किया था। ये पहली बार नहीं था, पहली बार कब था, जब एक तरीके से कजाकिस्तान में जो पीपुल वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके रिलेटेड, जो फ्यूल का प्राइस वगैरह जो इंक्रीज हो गया था उस चीज से रिलेटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, तीनों, ये तीनों तो सही है। ये मतलब कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही है ये।
और चौथा क्या है डी, यहाँ पे क्या है गलत है, पहली बार ये नहीं पहली। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ट्रीटी आपसे पूछा गया किसके रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है, ये देखो बोला जा रहा है किसके, नन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये साइन कब किया गया था, ठीक है। तो ये जो साइन किया गया था ये आपको 1968 के रिलेटेड, 1968 के समय ये साइन किया गया था, जो कि मतलब एक तो जो 68 में तो साइन किया गया था, लेकिन फोर्सफुली कब ये फोर्स काम करना स्टार्ट किया 1970 के आसपास, पहली चीज। देखो इसका कुछ मैं बेसिक इसलिए पहले बताता हूँ, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो था उसमें जब ये ट्रीटी बनाया गया था तो इन्होंने क्या बोला था कि कुछ एक लिमिट लगा दिया था, जो मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन वगैरह से रिलेटेड इन लोगों ने क्या किया था, एक लिमिट वगैरह लगा दिया। तो ये लिमिट एक तरीके से तीन पार्ट में इन लोगों ने क्या किया था, स्प्लिट किया था। पहला क्या था, नन प्रोलिफरेशन, दूसरा क्या था डिसआर्मामेंट, तीसरा क्या था नो, फर्स्ट एक तरीके से क्या है ना, नो यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी आर दे आर द थ्री गोल ऑफ द ट्रीटी। ये बिल्कुल सही है, पहला ये बिल्कुल इसलिए सही है कि ये एक तरीके से क्या है ना, ये एक तरीके ये तभी सभी के सभी क्या था, डील, ग्रेट डील एक तरीके से हुआ था, ये बिल्कुल से। दूसरा बोला कि इस ट्रीटी के तहत क्या न्यूक्लियर वेपन स्टेट दे आर द दोज दे हैव क्रिएटेड एंड डिनोटेड या दे हैव क्रिएटेड एंड डिनोटेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजर डिवाइस प्रायर टू द क्यूबान मिशन क्राइसिस। तो देखो एक तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन एक तरीके से बोला जाता है स्टेट, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो एक तरीके से क्या क्रिएटेड या डिटोनेटेड जो है ना एक तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजर डिवाइस जो है ना वो कब 1967 से पहले हुआ था। तो ये इसी की ट्रीटी के तहत क्या बात बोला है कि जो जो और सभी के स्टेट जो क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर में, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जैसे कि मान लो ट्रीटी जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूके हो गया, एक मिनट यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूके हो गया एंड यूनाइटेड स्टेट हो गया, न्यूक्लियर, ये सभी के सभी क्या ना एक तरीके से क्या है ना न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो इनका राइट ये इन स्टेट का राइट क्या था कि जो भी है वो डेवलप करना, जनरेट करना जैसे न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, लेकिन क्या ना एक पीसफुली एक तरीके से ये बोला गया था। तो ये पीसफुली इसको क्या कर सकते हो आप एक तरीके से, जिससे क्या इस ट्रीटी पे कोई इफेक्ट ना पड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला जाएगा, डिटोनेटेड जो भी था ये कब था, बिफोर द 1967 से रिलेटेड। मतलब आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज या तो आप बंद कर दो या जो भी चीज है आपके इन लोग के पास क्या पहले से हो गया था, तो इन लोग को ये लगा कि अगर आज हम लोग भी इसी चीज पे रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि मतलब अब ये लोग जैसे भारत हो गया अभी नया नया ये सब चीज रखना स्टार्ट किया, क्योंकि भारत को भी कहीं ना कहीं तो खतरा है, अपने जो प्यारा देश है वो क्या ना बहुत जानवरों के साथ घिरा हुआ है ना। ये देखो अपना प्यारा देश ऐसे आता है, फिर अगर मान लो ऐसे आता है, तो यहीं तक में भारत को ना प्रॉब्लम है, इतने दूर में ही मतलब ये देखो इधर हो गया और सॉरी फॉर दैट, बट इधर हो गया, बट इतने में ही अपने भारत के पास प्रॉब्लम है, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सभी के सभी अपना पानी में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर में ही दिक्कत है। इसी चीज से रिलेटेड तो ये जो नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड था ना, तो उसमें जो क्या ना इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, पाकिस्तान, इन लोगों ने क्या कर दिया एक तरीके से, ये सभी यूएन जो स्टेट मेंबर है ये लोग सस्पेंड कर दिया अपना न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, इन्होंने इसको एनपीटी को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। नजर के उसके बाद क्या हुआ, ना ही क्या नॉर्थ नॉर्थ कोरिया हो गया, ना ही साउथ सुडान, ये लोगों ने भी क्या कर दिया एक तरीके से साइन करने से इन लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला जाए, तो थर्ड में देखो सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया, सेकंड गलत तो मतलब ये गलत और ये गलत, पहला सही है तो पहला तो आंसर आप लगा ही दो कि आंसर जो अगर आपको आंसर चाहिए या तो पहला सही होगा या नहीं तो तीसरा सही होगा, लेकिन मेरे के अनुसार से पहला भी गलत होगा। जो वेपन है उसमें बोला है कि जो नॉन नॉन एक तरीके से यहाँ पे नॉन प्रोलिफिकेशन डिस ऑर्नामेंट बिल्कुल सही है, और तीसरा हो गया नो यूज ऑफ, सॉरी वही तो मैं कह रहा, नो यूज ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहला भी गलत हो गया, अगर पहला भी गलत तो आंसर आपके पास आ गया। अभी मैंने बताया ट्रीटी को किस किस ने ज्वाइन नहीं किया, इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान ने, और ना ही क्या नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान ने इसको क्या किया, साइन किया। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन क्या है और क्या इसका क्या पर्पस था। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड बात किया जा रहा है, जो कि बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड अगर आपसे बोला जा रहा है ए सी और डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पहला स्टेट में बोला गया कि द
मैनिला एग्रीमेंट एंड द मल्टीनेशनल ट्रीटी फॉर्म दिस इंस्टीट्यूशन। तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक तरीके से क्या इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, जिनका काम क्या है, टास्क भी नहीं बोलो, काम क्या है ना, जैसे सोशली एक तरीके से ये क्या करना, 1 मिनट, सोशली एक तरीके से क्या करेगा, या इकोनॉमिकली सोशली क्या करेगा, एक तरीके से ये जो एशिया में रिलेटेड जो लोग हैं उनको, जो एशिया का रिलेटेड जो लोग भी नहीं कह सकते, क्या कह सकते, देश वगैरह जो इसमें है, वो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पे क्या यहाँ से एक हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है, तो ये आर्टिकल जो एग्रीमेंट जो मतलब एशियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड है, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, आपको ये पता होना चाहिए। जो मल्टीलेटरल ट्रीटी जो स्टेब्लिश किया था कहाँ पे, बीजिंग में। तो बीजिंग में जब ये स्टेब्लिश किया था, इसका जो मतलब बताइए आपको कहाँ पे, ये चाइना में, तो ये कहाँ पे था, ये बीजिंग में, BEIJING, बीजिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका होम का है ना एशियन, जो इसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं बीजिंग में, ठीक है। तो ये आपको देखो पहला इसलिए यहाँ पे गलत हो गया, आपको ये पता होना चाहिए मैनिला एग्रीमेंट के तहत नहीं है ये मल्टीनेशनल ट्रीटी, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ठीक है। दूसरा बोला चाइना होल्ड द मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स वोट शेयर फॉलो बाय द इंडिया। देखो चाइना इसलिए क्योंकि चाइना आपको पता है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर है, 26 या 27% इनके पास वोट शेयरिंग है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के पास आता है, देखो पहले तो चाइना हो गया, फिर अगर बोला जाए तो इंडिया हो गया, तीसरे में आई थिंक रसिया है, चौथा में जर्मनी है, तीसरे में रसिया ले लो, चौथा में जर्मनी ले लो। तो ये देखो इसके पास सबसे ज्यादा 27% हो गया, इंडिया के पास 8% हो गया, रसिया के पास 6% हो गया एंड जर्मनी के पास 4.2%। तो ऐसे करके जो ये देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो बनाया गया था ना, कब बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था, ठीक है। कि जो मतलब एशिया में जैसे कोई भी देश को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, पर यहाँ से वो फाइनेंशियली एक सपोर्ट ले सके। जब ये बनाया गया था 2016 में, तो उस समय अपने ये लोग क्या ना टोटल 57 इनिशिएटिव मेंबर थे, ठीक है। तो जिसमें बोला भी जाता है कि रीजनल हो गया, नॉन रीजनल हो गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, टोटल एक तरीके से 2020 तक आते आते इसमें टोटल 103 मेंबर क्या हो गए, एक तरीके से ज्वाइन कर गए। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा था, ग्लोबल पॉपुलेशन का 65% जीडीपी जो यहाँ पे इसके तहत होता है, क्योंकि आपको पता है 103 मेंबर मतलब 103 देश यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो जो इसका जो जीडीपी है 65% ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड बात किया जाता है। और यहाँ बोला भी ये जा रहा है कि इंडिया एक तरीके से क्या है ना लार्जेस्ट। तो देखो यहाँ पे पहली बात ये सही है, बिल्कुल सेकंड सही है, पहला गलत। अब आंसर आपके पास वैसे ही आ गया, अब आंसर जो भी आपको देखना है, पूछा इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो चलो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। अब तीसरा उसके बाद 1 मिनट। तो इंडिया एक तरीके से क्या है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपेंट है किसके पैसे वगैरह जो एशियन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया क्या है ना बहुत ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें क्या है ना एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तीसरा द रीजनल मेंबर कंट्रोल 50% ऑफ द बैंक ओवरऑल वोटिंग पावर। देखो ये गलत है, आपको रीजनल जो मेंबर है वो टोटल का 50% नहीं 75% है, ठीक है। जिसमें जैसे मान लो कि वोटिंग पावर जैसे ऑल वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो ये लोग जो भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे क्या 75% है, ना कि 50%। तो फर्स्ट एंड थर्ड वैसे ही गलत हो गया, आंसर क्या हो गया बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा था, मुझे ये दिखाई नहीं दिया कि इनकरेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये बात किया जाए यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो सबसे पहले चीज आपसे ऊपर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में बोला क्या गया कि इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट बोला इन 1945 द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एस्टेब्लिश द सिक्योरिटी काउंसिल। देखो अब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, तो यूएन के ना टोटल मान लो 6 हम लोग अगर बोल सकते हैं मेन ऑर्गन्स है, जिस 6 मेन ऑर्गन्स में एक ऑर्गन्स क्या है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहला। दूसरा अगर इसमें पूछा जाए कौन सा है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया। आपसे अगर बोले कि टोटल 6 का बताओ, तो तीसरे अगर हम लोग बोले तो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया। चौथा बोले तो इकोनॉमिकल एंड द सोशल काउंसिल हो गया। पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। छठा क्या हो गया, एक तरीके से ले सकते हैं सेक्रेटेरिएट, जो भी मतलब एक तरीके से एंड द सेक्रेटेरिएट। ये टोटल कितने हैं, इसमें 6 हैं। तो 6 में से एक तो मान लो इसी का एक ये भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पहली चीज। तो और ये इसका एस्टेब्लिश 1945 में था, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है, एक तरीके से इसका प्रिंसिपल ड्यूटी यही है कि जो वर्ल्ड में जो पीस वगैरह हो गया उसको एक तरीके से इसका काम है एस्टेब्लिश करके रखना। वो पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सभी चीजों से रिलेटेड बात की जा रही है, पहले चीज। दूसरा इसमें हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क में, ठीक है।
यहाँ पे ये चीज इतना मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बोला दे आर द 50 मेंबर ऑन द काउंसिल। देखो 15 मेंबर है यूनाइटेड नेशनल काउंसिल में जो भी है, तो 15 में से 5 तो क्या परमानेंट है जिसके पास वीटो पावर है। तो 5 मेंबर कौन कौन हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, एंड एक और क्या हो गया, यूके हो गया। ये 5 परमानेंट मेंबर है और 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 + 10, 10 जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको क्या होता है ना, हर एक 2-2 साल पर जो अल्टरनेटिवली क्या होता है, इन लोगों के लिए 2 साल के लिए टर्म दिया जाता है। मतलब ये एक तरीके से क्या वो चूज कर सकते हैं 2 साल वर्क वगैरह जो भी चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। अगर आपके माइंड में अब क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडिया के, तो इंडिया ने ज्वाइन किया था यूएनएससी के एक तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर। तो अगर आपसे बोला जाए कि अभी तक में तो इंडिया आई थिंक 8 बार इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बोले इंडिया हैज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 8th टाइम। बिल्कुल देखो अभी मैंने यही बताया, ये भी सही है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज ए मंथली रोटेशन पोजीशन अमंग द काउंसिल ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। तो देखो प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल रोटेशन होता है, लेकिन हर एक 15 मतलब 15 मेंबर के बीच में होता है, हर एक मंथली एक तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें मतलब हर एक सिक्योरिटी जो काउंसिल मेंबर होता है उसके पास एक वोट का राइट होता है। तो यहाँ पे यही चीज है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, आपका इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। 15 मेंबर के बीच में ये बातें होती है और सबके पास एक एक वोट पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है क्या कि जो मतलब कंसिडर द रिपोर्ट एंड इंडेक्स आपसे पूछा जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड आपसे पूछा जाए। मैंने आपको बोला भी था वर्ल्ड बैंक हो गया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, इन सभी चीज से रिलेटेड क्या ना आपको रिपोर्ट और इंडेक्स क्या ना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं इसलिए ये चीज बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन आता है हर एक एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखो अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम कौन कौन से रिलीज करता है। तो ऊपर तो जो है सो है, पहले अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम है, ठीक है, ये एक तरीके से नॉन एनजीओ टाइप है, जिसको नॉन प्रॉफिटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये क्या है ना बेस्ड है। और इसको पता है अगर फाउंड किया गया तो ये कब फाउंड किया गया था, 1971 में। पहली चीज, दूसरी चीज क्या है ना 1971 में किसके 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 थोड़ा बाय द सुआब गया, कुछ ऐसा नाम है, वो इंपॉर्टेंट है, बस जो चीज़ है या ये स्वीडिश अथॉरिटी वगैरह है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। ये एक तरीके से जो इंस्टीट्यूट है ये पब्लिक प्राइवेट फंडेड है, ठीक है ना। ये पब्लिक प्राइवेट जो एक तरीके से पार्टनरशिप पे बात होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक तरीके से क्या है, इसका काम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम क्या करता है, एक तरीके से इम्प्रूव करता है वर्ल्ड में जो स्टेट वगैरह होता है वो उसका क्या ना कॉमर्शियल हो गया, पॉलिटिकल हो गया या एकेडमिक कह सकते हैं, ये सभी सभी अदर अदर जो सोसाइटी उसको क्या कहते हैं ग्लोबली एक तरीके से रिकॉग्नाइज ये लोग करने का यहाँ पे प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या ना थोड़ा सा इसके बारे में अब ये समझ लेते हैं कि इस कब कब इसको मतलब कितने इसके ये रिपोर्ट्स वगैरह ये बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या ना थोड़ा रिपोर्ट पे चलते हैं। ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको बता दिया। तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जो टोटल रिपोर्ट रिलीज करता है बहुत ज़्यादा, जैसे एनर्जी पहला, तो देखो कहाँ गया यही भी लिखते हैं, एक ये भी यूज करता है एनर्जी जो ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, उसके बाद जैसे ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, उसके बाद मान लो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ये भी करता है। उसके बाद ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया। इस तीन के अलावा, भाई कहाँ चला गया, इस तीन के अलावा है तो तीनों आंसर, लेकिन इस तीन के अलावा और तीन है। कौन सा, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एंड ग्लोबल आईटी इंडेक्स, ठीक है। ये कौन करवाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। तो ये आपको ये रिपोर्ट वगैरह आपको याद रखना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिपोर्ट आपको पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि रिसेंटली जो नॉर्थ नोड स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है ना, दैट वाज अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, उस चीज़ से रिलेटेड। तो ये कहाँ से कहाँ ये पास होता है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर आपको पता है बैलिस्टिक सी के थ्रू पास होता है। और देखो इसको मैं थोड़ा सा ये वर्ल्ड का, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये वर्ल्ड का जो कह सकते हैं ना, ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट अंडर सी पाइपलाइन है, ठीक है, जो कहाँ से बैलिस्टिक सी होते हुए क्या ट्रांसपोर्ट होता है, रसिया टू यूरोप। अभी मैं इसके रिलेटेड एक टॉपिक भी मैं प्रिपेयर किया हूँ, बट अभी क्या ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा इस चीज़ से रिलेटेड, क्या ना अभी बहुत कम बच्चे वगैरह अपने लेक्चर पे मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट हो पा रहे हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है वो भी नहीं आप लोग बता पाते हो, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखो हम अपना 100% दे रहे हैं,
कि अगर उसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे पता हो तब तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँ ना। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो रसिया जो यूरोप और जैसे मतलब बैलिस्टिक सी एंड जो जो ट्रांजिशन गैस है वो कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है, रसिया टू एक तरीके से यूरोप है। तो देखो अभी जो हुआ था ना, ये इसी से रिलेटेड बात चला था। रसिया ने क्या कर दिया, सबका पाइपलाइन बंद कर दिया था, जो ये लोग गैस एनर्जी प्रोवाइड कराते थे यूरोपियन कंट्री को। तो इसी चीज से रिलेटेड अब ये न्यूज में भी ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम लोग चलते थे, ये एक तरीके से मेड किया गया था दो पाइपलाइन, एक तरीके से ईच जैसे दो पाइपलाइन, नॉर्थ नॉर्थ स्ट्रीम 1 बोला गया था पाइपलाइन, जो मतलब दूसरा बोला गया था जो 2011 में कंप्लीट हुआ, दूसरा जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बोला गया था सेकेंड पाइप, जो 2021 में जाकर ये कंप्लीटेड हुआ था, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों ने, ये आपको पता होना चाहिए, ये दो है। तो देखो ये जो होता है ना, ये बहुत ऐसे कंट्री के लिए जो एक तरीके से एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिकल जोन है। बहुत जैसे मान लो रसिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, और डेनमार्क जर्मनी एक तरीके से के बीच में टेरेस्ट्रियल सी भी इसके आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पाइपलाइन जो कनेक्ट करता है ना ओपेल, जैसे मतलब क्या कह सकते हो उसको, OPAL आई थिंक, ओपेल जैसे बैलिस्टिक सी पाइपलाइन हो गया, एंड NEL जो नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन, ये जर्मनी में जो है उनके थ्रू ये एक तरीके से क्या करता है, इसको प्रोवाइड, इसको एक तरीके से क्या कह सकते हो, उसको कनेक्ट करता है, सॉरी नॉट प्रोवाइड, इट्स डिफरेंट वर्ड, नाउ दिस इज अ कनेक्ट, ओके। तो देखो अपने पास ये जो बेसिक नॉलेज, जो मुझे ऐसा लगा, मुझे जहां तक नॉलेज था वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड मैप से रिलेटेड देखना हो तो एक बार आप गूगल पे जाना, नॉर्थ पाइपलाइन, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 एंड 2 देखना, आपको वहां पे सारा का सारा वहां पे आपको कहना समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको मैं इसी में एक आई थिंक एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी में बता देता हूँ, आई थिंक आगे क्वेश्चन हो ना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं बता दूं, जैसे एशियन जो है, एशियन का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं भूल गया आई थिंक, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एशियन का फुल फॉर्म क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो इनका गोल क्या होता है, इनकरेज करना, क्या इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो साउथ ईस्ट एशियन वगैरह में उनको इनकरेज करना, जैसे रीजनल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे ये बोला जाए जो एशियन जो नेशन था उनको कब फाउंड किया गया था, तो 1967 में बैंकॉक में इसको फाउंड किया गया था। जो एशियन जो एक तरीके से डेवलपमेंट नेशन बोलते हैं एक तरीके से, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका विजन क्या था, वन विजन वन आइडेंटिफाई वन कम्युनिटी, ये मोटो था, ठीक है ना, एशियन का। तो जो जब पहले इसमें अभी क्या है, टोटल 10 मेंबर है, तो आपको पता है एशियन का मैंने अभी आपको ऊपर 10 मेंबर बताया। तो पहले जब ये चीज बनाया गया था, जब ये चीज हुआ था, तो उसमें पहले 5 मेंबर ही थे पहले। तो उसमें जैसे इंडोनेशिया में ये पहली बार टुक किया गया, तो उसमें 5 मेंबर ही थे। इंडिया जो है ना एक तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, देखो मैं अपने अनुसार से यहाँ पे इंडिया के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो इंडिया एक तरीके से फोर्थ मेजर ट्रेडिंग यहाँ पे क्या है ना, एक तो एशियन नेशन है, ठीक है। तो इंडिया एक तरीके से क्या करता है, एशिया एंड इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नॉट नाउ फुल्ली ऑपरेटेड, ये तो इसके बीच में क्या है ना, एक तरीके से अच्छे तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेरे तरफ से जो कुछ बेसिक है ये मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और यहाँ पे इसी में मैं एशियन डेवलपमेंट से रिलेटेड बता दूं कि है ना, हर एक 2 साल में एवरी 2 ईयर जो सेक्रेटरी जनरल जो एशियन का होता है ना, वो क्या होता है, रोटेट होता रहता है कंट्री वाइज, अल्फाबेटिकल कंट्री वाइज, ये आपको पता होना चाहिए, क्या है ना, अल्फाबेटिकल कंट्री वाइज ये चीज होता है, ठीक है। तो देखो 99 क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट, देखो अच्छा मैंने यहाँ पे दिया ही था क्वेश्चन, चलो मैंने बता ही दिया। तो बोला जा रहा है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एशियन, तो मैंने एशियन से रिलेटेड आपको ऊपर सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो कौन कौन सा आपको ये पता होना चाहिए, देखो कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनोई हो गया, थाईलैंड हो गया, मॉरिशस नहीं है। मैंने आपको ऊपर 10 मेंबर का नाम बताया था ना, एशियन 10 प्लस, तो ये 4 के 4 यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कौन, ये 4 है, ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने आपको ऊपर मेन यहाँ पे क्या है ना, आपको बस समझना, मैंने ये बोला कि आपको क्या है ना, टोटल 10 क्वेश्चन, आपको ये लगा कि हाँ सर ने तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बताया, ठीक है। लेकिन देखो मैंने सॉरी 50 क्वेश्चन ही बताया, लेकिन आप अगर उस 50 क्वेश्चन को जाके देखो तो आपको कम से कम वो 110 क्वेश्चन, क्या ना, मैंने उसमें हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। मैं सबको क्वेश्चन वाइज नहीं डाल सकता, क्वेश्चन वाइज के लिए मैंने रिवीजन का पूरा एक सीरीज रखा है जिसमें 100 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन वाइज चलेगा। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। वहां जाके आप अपने आप को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो आप कितने पानी में, कितने वाटर में हो आप, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ तक अगर इसको आप मतलब ये टेस्ट सीरीज को आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो मैं इससे रिलेटेड आपको पता है कि मैं क्या क्या चीज आपको यहाँ पे देता हूँ, आपको आप खुद देख सकते हो। मैं क्या है ना यहाँ पे आपको एक तरीके से हर एक वो चीज मैं यहाँ पे आपको मतलब एक तरीके से दिखा देने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने पॉलिटी से रिलेटेड, अभी मैं प्रीवियसली पॉलिटी से रिलेटेड आपने देखा, मैंने फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड डाला। फिर आप पॉलिटी के बाद देखो मैं करंट अफेयर का बीपीएससी से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर मैं वहां पे डाल रहा हूँ।
तीसरा अगर आप देखो तो टेस्ट सीरीज 2 पार्ट में, एक फुल ऑन एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच लाइन वहां पे एक्सप्लेन हो रहा है। दूसरा चल रहा है कि पेपर से रिलेटेड एक सिर्फ रिवीजन वाइज, जिसमें मैं मान लो 1 डे टाइप या 2 डे टाइप, मतलब एक तरीके से 2 to 3 लाइन में मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, वहां भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं सर ये चीज बताने की कोशिश कीजिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लास्ट तक इसमें बने हो, अगर यहाँ तक आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा सीरीज। अगर आपको लिटरली अच्छा लगा, आपके लिए ये हेल्पफुल था, तो प्लीज़ आप इसे क्या करें, शेयर करें। उन लोगों को स्पेशली शेयर करें जो एफर्ट नहीं कर सकते, पैसे वगैरह देके नहीं खरीद सकते कोई भी सीरीज, तो आप उनको ये एफर्ट करें। दूसरी चीज़, अगर आपको ये बेनिफिट लग रहा है तो आप क्या करो, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो जिससे और किसी को भी बेनिफिट हो सके। तीसरी चीज़, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें। अगर हमारे चैनल पे आपको बने रहना, तो आपको क्या ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ, लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। हम आगे फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।